हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज के लेक्चर में 11th स्टैंडर्ड आईटीजे मैथमेटिक्स का हमारा जो चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन, कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बातें करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर हमने ऑयलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन फॉर्म में लेकर आना और वेक्टर फॉर्म को समझा है अभी तक। मेरा यकीन है आपको अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर है। उसी वेक्टर फॉर्म को आज कंटिन्यू करेंगे, कुछ और नई चीज़ एक्सप्लोर करेंगे एंड देन ग्रेजुअली हम शिफ्ट करेंगे कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस पर कि वो कैसे निकल कर आते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जी मेंस और एडवांस के हम सॉल्व करेंगे ताकि इस कंसेप्ट को हम अच्छे से कंसोलिडेट कर पाएं और समझ पाएं एग्जैक्टली कि क्या पूछी जाती हैं चीज़ें, क्या आती हैं और कैसे इन्हें वर्कआउट करना होता है। मेरा यकीन है कि आप जानते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि आईआईटी जेईई, नीट, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन। यानी आप यकीन करिए कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई भी पेड वर्जन या ट्रायल वर्जन नहीं है। मतलब पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल, पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। चाहे तो आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या फिर हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट पर सारी चीज़ें एक्सेस प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पहले ये समझते हैं कि आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम आपको हर एक टॉपिक पर बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही थरो और कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं ताकि उस कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करें विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चंस हम काफ़ी सारे रखते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ताकि हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से मजबूती से समझाया जा सके। उस टॉपिक के कंप्लीशन पर आपके लिए डीपीपीज लाई जाती हैं, उन डीपीपीज की प्रैक्टिस करवाकर उनके भी वीडियो सोल्यूशन हम आपके लिए क्रिएट करते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से कंसोलिडेट कर पाएँ और उन चैप्टर्स के, उन टॉपिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस का 1500 क्वेश्चंस पर चैप्टर एक पूरा ओवरऑल क्वेश्चन बैंक हम रिलीज करें जिसके थ्रू आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले सकते हैं। आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख सकते हैं ताकि आप आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएँ। आई होप आप जानते हैं कि आप हमसे अपने सारे डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है, आस्क योर डाउट। एक लिंक आपको दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पर से आप अपना डाउट हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका डाउट भी हम हाथों हाथ रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आने वाले वक्त में हम जेईई मेंस और एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, जो कि अभी फिलहाल हम टॉपिक वाइज हर लेक्चर के दौरान कर रहे होते हैं। उस टॉपिक पर बेस्ड हम जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके लिए हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसे लेकर हम सारे फैकल्टी मेम्बर्स आपको गाइडेंस देते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंटिन्यू कर पाएँ। आप यकीन करिए स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट भी लाए जाएंगे, यानी हर एक चैप्टर पर टेस्ट देकर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूव कर लिया है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके लिए हम वन शॉट रिविजन भी क्रिएट करेंगे, यानी हर एक चैप्टर का एक प्रेसाइज, टू द पॉइंट, कंसाइज विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एक वन शॉट रिविजन जिसे देखकर आप पूरा चैप्टर अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे और उसे कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके लिए जेईई मेंस और एडवांस की ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप कई बार इन मॉक्स के थ्रू अपनी एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर चुके हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर चुके हों ताकि आपका स्कोर, परसेंटाइल या रैंक आप ऑप्टिमाइज करना सीख चुके हों। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बातें की थी। आई होप आपको सारी चीज़ें याद हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सर सीधी सी बात है, अगर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज x प्लस आयोटा y, तो आप क्या करते हो सर, इसे अगर ऑर्डर्ड पेयर में हमने x कॉमा y के फॉर्म में, x एक्सिस आपका रियल नंबर और y एक्सिस यानी आपका वो इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करे, तो आप इसे आर्गेंट प्लेन में कार्टेशियन सिस्टम में x कॉमा y से रिप्रेजेंट करते हो। अब बस आपको ये करना है कि अगर आप ओरिजिन से इस x कॉमा y को डिनोट करें, मतलब इसे ज्वाइन कर दें, तो ये जो वेक्टर बनता है आपका p पॉइंट अगर मान लेते हैं x कॉमा y, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z का कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन है, और o अगर आपका ओरिजिन है, तो ये OP जो वेक्टर बनता है, आप इस OP वेक्टर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का वेक्टर डिनोशन या वेक्टर नोशन तय करते हो कि सर इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप ये बड़ा बेसिक सा पॉइंट आपको याद है। जैसे अगर मैं लास्ट लेक्चर से रिकॉल करवाऊँ आपको चीज़ें, तो हमने कुछ इस तरीके से चीज़ें पढ़ी थी, याद करिए।
कि सर अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से z है ना, और z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से z1 कह लेते हैं इसे, वो है लेट्स से 2 + 5 आयोटा। अब मेरे ख्याल से 2,5 अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट करूं और इसे मैं पॉइंट p की तरह डिनोट करूं, तो इसे मैं पॉइंट p की तरह डिनोट करूं तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या माने जा सकते हैं, 2,5। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो सर ये ऑफ कोर्स क्या है, ये मेरे ख्याल से सर ओरिजिन है, और ओरिजिन से अगर मैं प्रोसीड करता हूँ पॉइंट पी की तरफ, पॉइंट पी लेट्स से यहाँ कहीं होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स क्या हैं सर, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,5, जिसे आप क्या कह रहे हो, जिसे आप कह रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो कि है 2 + 5 आयोटा। तो सर कुछ मत करिए, अगर ये आपका पॉइंट पी है तो ओ से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ से पॉइंट पी को ज्वाइन कर दीजिए, और ये जो OP बन रहा है दैट इज़ अ वेक्टर z। तो ये जो OP वेक्टर बन रहा है स्टूडेंट्स, यही आपका क्या है, वेक्टर z। क्या ये बात आपको समझ आई? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और बात वही है स्टूडेंट्स, फिर से सोच के देखिए सर OP यानी क्या, अगर मैं इस OP वेक्टर का मॉड्यूलस निकालता हूँ, अगर OP वेक्टर का मॉड्यूलस निकालता हूँ, तो आई होप आपको याद है वेक्टर्स के मॉड्यूलस मतलब क्या, OP वेक्टर की डिस्टेंस, और OP वेक्टर की डिस्टेंस मतलब क्या सर, ओरिजिन 0,0 से इस वेक्टर की डिस्टेंस, जो कि ऑफकोर्स क्या आ जाने वाली है, x² + y²। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? यानी वापस बात कहाँ निकल के आ जाएगी, बात वहाँ पर वहीं पे वापस वही आ गई ना, ये आपका क्या है, जिसे आप कहते हो r, या फिर आप इसे क्या कहते हो, mod ऑफ z। क्या आपको ये बातें याद हैं? ना सिर्फ ये, अगर अभी फिलहाल आर्ग्यूमेंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर मैं जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके बेसिस पे समझना चाहूँ, तो ये क्या है, ये OP वेक्टर का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है। क्या आप बात समझ पाए? तो अगर जो ये एंगल बना रहा है, अगर ये एंगल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर थीटा है, तो आई थिंक सर tan थीटा भी आप निकाल ही सकते हो, और उससे आप इसका स्लोप या इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल भी निकाल सकते हो, और उससे आप tan थीटा डिफाइन कर सकते हो, जो कि ऑफकोर्स क्या होगा, y/x। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आया था जब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सारी बातें हमने की थी, मॉड्यूलस z, एंगल थीटा जो OP पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है, वेक्टर OP कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या वो पॉइंट है x, y कहाँ से मिल रहा है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अब इसी स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बिल्ड करेंगे और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे निकल कर आती हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर मैं सम के साथ शुरुआत करूं, है ना, सो इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 be represented by points p and q, OP and OQ vectors, then the sum z1 + z2 is of course represented by r or OR, where OR is nothing but OP + OQ। और OR exactly क्या होता है, वेक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग याद करिए स्टूडेंट्स, इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विद OP and OQ बीइंग एडजेसेंट साइड्स। इसका क्या मतलब है सर, आई होप आपको याद है स्टूडेंट्स। अगर मैं पहले थोड़ा सा वेक्टर आपको रिकॉल करवाऊं, जैसे सर ये आपका ओरिजिन है और ओरिजिन से ये आपका वेक्टर जा रहा है लेट्स से P, है ना। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। जैसे मैं P ऐसा बना देता हूँ, ये आपका OP, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली सर लेट्स से ये गया आपका OQ, ये क्या गया स्टूडेंट्स OQ, क्या इसमें कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब आप बस एक काम करिए सर, OP और OQ, मतलब आप क्या करो, OP के पैरेलल, ये जो आपका वेक्टर है OP, इसके ही पैरेलल एक और वेक्टर बना दो, ठीक है। तो OP के पैरेलल एक वेक्टर बनाया, और सिमिलरली OQ के पैरेलल भी एक वेक्टर बना दो। तो आपने OQ के पैरेलल भी, मतलब बहुत ही पैरेलल जैसा मैंने बनाया नहीं है, मतलब स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता तो और अच्छे से मैं बना पाता, जैसे मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ आपको बना के बता पा रहा हूँ। जैसे मान लो ये अगर लेट्स से आपका क्या है, ये अगर मान लो आपका वेक्टर है OP, क्या इसमें कोई परेशानी स्टूडेंट्स? और लेट्स से सर ये आपका वेक्टर है लेट्स से OQ, है ना, कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या किया, अब आपसे सर ये रिक्वेस्ट है कि आप OQ के पैरेलल एक वेक्टर एक्सटेंड कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से OQ के पैरेलल एक ये वेक्टर शायद हो सकता है, और सर OP के पैरेलल भी एक वेक्टर एक्सटेंड कर दीजिए। तो OP के पैरेलल भी आपने एक वेक्टर एक्सटेंड किया, तो ये दोनों यहाँ आकर कहीं मर्ज हो रहे हैं। अब OP और OQ से मिलाकर आपने क्या बना दिया, एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स कौन है, OP और OQ। तो सर आप कुछ मत करिए, इसमें इसका ये वाला डायगोनल लीजिए, इसका ये वाला डायगोनल लीजिए। ये जो डायगोनल होता है ऑफ कोर्स ये क्या होता है, ये आपका अगर मैं इसे डिनोट करूँ R से, है ना, और आप इसे कहें OR, तो OR वेक्टर इज नथिंग बट OP + OQ। ये वेक्टर्स का सम वाला फॉर्म होता है जो हमने सीखा है। तो मैं क्या कहूँगा, OP वेक्टर + OQ वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू OR वेक्टर। ये बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देना चाह रहा हूँ, है ना। वेक्टर एडिशन की हम बात करें तो दिस इज OP, दिस इज आपका PR विच इज नथिंग बट व्हाट, विच इज इक्वल टू OQ, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हैं, और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है। ना सिर्फ पैरेलल है बल्कि पैरेललोग्राम है, मतलब सर इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ इक्वल है, और इस वेक्टर और इस वेक्टर की लेंथ भी इक्वल है। तो बेसिकली ये और ये सेम वेक्टर है, ये और ये सेम वेक्टर है। मतलब सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन OP + PR विल बी इक्वल टू OR। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बस उसी बेसिस पे मैं कहना चाह रहा हूँ, PR इज नथिंग बट व्हाट, PR इज OQ। तो अगर मैं PR को रिप्लेस कर दूँ OQ से, तो OP + OQ विल बी इक्वल टू OR।
यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाए जिन्हें हम वेक्टर्स के फॉर्म में भी देख रहे हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का तरीका भी वेक्टर्स वाला ही रूल फॉलो करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो अगर P एक वेक्टर था, आपको बस समझाने के लिए लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ है लेट्स से P एक वेक्टर जिसे मैं कह देता हूँ 2,3, जैसे आप मान सकते हो लेट्स से 2 + 3 आयोटा, है ना। इसे आप क्या कह रहे हो? इसे आप कह रहे हो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, जिसे लेट्स से हमने पॉइंट P से डिनोट किया। सर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर था लेट्स से Z2, है ना, जिसे आप डिनोट करते हो किससे? जिसे आप डिनोट कर देते हो लेट्स से, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 था, राइट, ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। और अगर लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 जिसे आप डिनोट कर देते हो लेट्स से 4 + 7 आयोटा से, है ना। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं 4,7। तो क्या आप R पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो? सर बहुत सारे तरीके हैं। मेरा कहना है सर सारे तरीके छोड़ो, आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अगर हम करें तो अगर मैं Z1 + Z2 करता हूँ तो हम उनके रियल पार्ट ऐड कर देते हैं, तो 4 + 2 कितना हो जाता है सर? 4 + 2 हो जाता है 6। और सर अगर आप इनके इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा और 7 आयोटा को ऐड करें तो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 10। तो बेसिकली R जो कि क्या है? जो कि है Z1 + Z2, है ना, जिसे आप कह लो थोड़ी देर के लिए Z3, ये कुछ नहीं है, ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है 6 + 10 आयोटा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकली जब आप वेक्टर्स का सम कर रहे हो या फिर अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम कर रहे हो, तो चीज़ें कैसे निकल कर आ रही हैं। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट वी आर रिटन और गिवन ओवर हियर। वो यही बात कह रहा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को आप ऐड कर रहे हो, है ना, जहाँ पर Z1 को आप ऑर्डर्ड पेयर में P से और Z2 को ऑर्डर्ड पेयर में Q पॉइंट से डिनोट कर रहे हो, फिर आपने वेक्टर बना दिया, क्या ओरिजिन से P को कनेक्ट किया तो OP और ओरिजिन को Q से डिनोट किया तो OQ, ये आपके दो वेक्टर बने। तो OP + OQ यानी Z1 + Z2 जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, या फिर OP + OQ जिसे आप डिनोट कर सकते हो R पॉइंट से, जिसमें आप O से अगर उसे ओरिजिन से मिला दो R को तो बन जाता है OR। तो OR वेक्टर एडिशन लॉ से अगर आप देखें तो OR जो होगा वो OP और OQ का एडिशन है, और OR क्या है? डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जिसकी OP और OQ क्या होंगी? एडजेसेंट साइड्स। बस यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल से ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, इसमें कोई कन्फ्यूजन या परेशानी नहीं है ना। तो इस तरीके से मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि देखो ग्राफ्स में या कार्टेशियन फॉर्म में या आर्गेन प्लेन पर या वेक्टर्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिन किया जाए, तो आप जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे होते हो तो एक्जैक्टली रियलिटी में क्या हो रहा होता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर अब मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करूं तो डिफरेंस को भी समझा जा सकता है। सर आई होप ये पॉइंट आपका क्या था? ये पॉइंट आपका था एडिशन वाला। अब अगर मैं डिफरेंस को समझना चाहूँ तो डिफरेंस को कैसे समझूंगा सर? सर डिफरेंस को भी आसानी से समझ सकते हो, आपसे सीधी सीधी सी बात कही जा रही है। फिर वही बात, जैसे मान लो अगर ये आपका y एक्सिस और x एक्सिस है ना, मैं थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाइड ही रख रहा हूँ ताकि अननेसेसरीली हम कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। ये आपका ऑफ कोर्स ओरिजिन है और यहाँ पर लेट्स से ये एक वेक्टर है क्या आपका OP, है ना, और लेट्स से ये एक वेक्टर क्या है आपका OQ। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? आई होप इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बड़ी सिंपल सी बात कहता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि सर अगर OP में, क्या आपको याद है स्टूडेंट्स कि अगर आप एक क्लॉकवाइज ऑर्डर या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आप ऑर्डर फॉलो करना चाह रहे हो, जिस भी ऑर्डर में आप चला रहे हो चीज़ें, तो आप कहते हो, बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, कि सर आपके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होता है। क्या होता है सर? कि अगर मैं इस डायरेक्शन से चलता हूँ कि मैं OQ + QP अगर करूं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि OQ + QP करूं, या फिर अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि सर लेट्स से मैं इसको एक और तरीके से देख लेता हूं, जैसे अगर मैं करूं OP + PQ, है ना, अगर मैं इसे इस तरीके से देखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पहले आपने लिया OP वेक्टर, फिर आपने लिया PQ वेक्टर, तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कहते हो कि OP वेक्टर प्लस ऑफ कोर्स कितना PQ वेक्टर, ये जो होता है सर OP वेक्टर + PQ वेक्टर, ये होता है किसके इक्वल? सर ये होता है OQ के इक्वल। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसी के साथ साथ एक और छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। सर अगर OP को वहाँ शिफ्ट किया तो ये जो PQ वेक्टर है, ये मैं पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही डिफरेंस वाला कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको कि वेक्टर्स में चीज़ें कैसे होती हैं। तो PQ वेक्टर को आप क्या कहोगे सर? PQ वेक्टर को, ये आई होप फिजिक्स में आपने बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। तो PQ वेक्टर को क्या कहोगे आप? OP को उधर शिफ्ट किया तो हो जाता है OQ माइनस ऑफ कोर्स OP वेक्टर। क्या ये समझ आ रहा है? आई होप मैं जनरली इसे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में ऐसे याद रखता था। मैं अपनी टेक्निक आपसे शेयर करता हूँ कि अगर ये PQ लिखा है तो किसी भी एक कॉमन पॉइंट बेसिकली ओरिजिन से आप इसको टेल को ले लेते हो, फिर माइनस कर देते हो हेड को। आई होप आपको पता है P और Q वेक्टर में P इनिशिएशन है यानी आप इसे हेड कहते हो और Q आपका एंड है, आप इसे टेल कहते हो, सॉरी उल्टा, ये आपका हेड है और ये टेल है अभी फिलहाल। लेकिन PQ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चीज़ें ऐसे नजर आती हैं कि बाद वाला पॉइंट पहले और फिर इनिशियल वाला पॉइंट बाद में। बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इससे फ़ायदा
फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर आप डिफरेंस की बात करें, जैसे अगर मैं डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँ तो बात समझो स्टूडेंट, जैसे यही आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपका एक वेक्टर है लेट्स से OP है ना, जिसमें P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स से लिखे हुए हैं 3, लेट्स से 5 है ना, और लेट्स से एक और पॉइंट है सर, मान लेते हैं Q है ना, एक और पॉइंट है मान लेते हैं Q, जिसके कोऑर्डिनेट है लेट्स से 4, ऑफ कोर्स कितना 4, लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से ले लेते हैं 2 है ना। तो सर आप मुझे बता सकते हो क्या P एग्जैक्टली क्या है? अगर मैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बातें कर रहा हूँ तो P इज़ नथिंग बट व्हाट, P को ही आप डिनोट कर सकते हो लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से, जिसे मैं कह सकता हूँ 3 + 5 आयोटा। क्या इसमें कोई डाउट है? अच्छा, Q को हम क्या कहेंगे सर? Q को हम बेसिकली सीधे हमारी लैंग्वेज में कहेंगे क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 जिसे आप कह सकते हो क्या 4 + 2 आयोटा। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि Z1 - Z2 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर Z1 - Z2 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ नहीं होगा, 3 - 4 यानी -1, तो ये हो जा रहा है -1 है ना, एंड 5 आयोटा -2 आयोटा दैट्स कितना +3 आयोटा। तो Z1 - Z2 आपका -1 + 3 आयोटा मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ कहीं -1 + 3 किधर होगा, एक्स एक्सिस पर माइनस वाला लेकिन वाई एक्सिस पर नेगेटिव, मतलब ये डिफरेंस आपको यहाँ कहीं मिलेगा। तो दिस पॉइंट विल डिनोट आपका Z1 - Z2। क्या आप पॉइंट समझ पाए? और इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस को भी वर्कआउट कर सकते हो इस पर्टिकुलर थॉट को लेकर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही एक्सटेंशन आपका डिफरेंस वाला कंसेप्ट आपको सिखाएगा। इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, फिर हम आगे साथ में प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स। मैं इसी डिफरेंस को देखने का आपको एक और पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे ला सकते हो समझना। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है OP, पहले हम ये समझते हैं फिर वापस कॉम्प्लेक्स नंबर पर शिफ्ट होंगे और हम इस वाले पॉइंट को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में दे पाऊँ। पहले इस बात को समझो स्टूडेंट, जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है OP है ना, तो सर मान लो एक वेक्टर है OP कैसा होगा सर? OP ऑफकोर्स एक पॉइंट O से लेके P तक कहीं जा रहा होगा, ये है आपका वेक्टर OP। क्या इसमें कोई डाउट है? सर अच्छी बात है, आपका OP वेक्टर है। अब क्या मान लो अब आपके पास एक और वेक्टर है, क्या सर? OQ। मान लो आपके पास एक और वेक्टर है OQ है ना, सर OQ कैसा बन रहा है? लेट्स से ये आपका बन जा रहा है OQ। क्या इसमें कोई डाउट है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सर ये बन जा रहा है OQ, लेकिन मुझे क्या चाहिए सर? मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट आ रहा है कि इसमें OP - OQ में। देखो हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो आपका ये जो OP है आप इसमें से OQ ऐड नहीं कर रहे हो सर। वो ऐड कर रहे होते तो वो कुछ ऐसा निकल जा रहा होता आपका पैरेललोग्राम का डायगोनल, लेकिन सर यहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं। चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप OP में से OQ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं OP में से OQ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कैन आई ट्रीट इट लाइक दिस कि सर आप OQ वैक्टर का नेगेटिव ऐड कर रहे हो? आई होप ये पर्सपेक्टिव आपको समझ आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं सर OQ वेक्टर का नेगेटिव, अब OQ वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा सर? OQ वेक्टर का नेगेटिव OQ जैसा ही होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये आपका OQ वेक्टर का नेगेटिव हो गया। तो अगर मैं आपको इसको ऐसे लिखूं कि सर OP - OQ कैन बी रिटन एज OP प्लस माइनस ऑफ OQ, तो बिल्कुल सर ये जो वेक्टर बना आपका ये माइनस OQ है। तो सर OP में अगर OQ ऐड करना है तो क्या करेंगे? मेरा कहना है कुछ मत करो, आप OQ ये जो वेक्टर है माइनस ऑफ OQ, इसी के पैरेलल यहाँ पर एक आप इसकी साइड ड्रॉ कर लीजिए और इसी के पैरेलल आप यहाँ पर एक और इसकी साइड ड्रॉ कर लीजिए। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? आई होप ये बातें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही हैं और ये आपको यहाँ मिला रही हैं। तो ये जो आपका पार्ट ऐड हो रहा है, ये जो आपका पार्ट ये जो निकल कर आ रहा है, ये रिजल्ट किसका है सर? ये OP में -OQ को ऐड करने से मिल रहा है। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये क्या है सर? OP में -OQ ऐड करने से आपको जो मिल रहा है वो, तो बेसिकली दिस इज OP - OQ। तो सर ऑफ कोर्स OP ये था, OQ ये था, लेकिन नेगेटिव कहीं और निकल जाएगा ना। बस यही बात आप यहाँ पे समझो कि आपका OP है और ये OQ है ना। तो ये जो निकल कर आ रहा है ये वेक्टर, ये ऑफ कोर्स क्या है सर? ये है आपका OP - OQ। क्या आप बात समझ पाए? जिसे आप कह रहे हो Z1 - Z2। बड़ी बेसिक सी बात है, वही OQ के आपने अपोजिट खींचा, फिर उसके डायगोनल बनाया, मतलब पैरेललोग्राम बनाया, उसका जो डायगोनल बनाया वो यहीं आकर आपको मिलता हुआ दिखेगा। आई होप इस डिफरेंस वाले कॉन्टेक्स्ट में कोई डाउट नहीं है। मैं बस ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आर्गेंड प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कार्टेशियन वाले ऑर्डर्ड पेयर वाले फॉर्मेट में प्लॉट कर लिया जाए और उन्हें अगर वेक्टर्स के थ्रू देखा जाए तो भी सब कुछ पॉसिबल है। और वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन उतना ही सिंपल, उतना ही आसान है जैसा चीज़ों को कार्टेशियन को लेकर होता है। आई होप यहाँ तक तो कोई परेशानी या डाउट नहीं है और आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि उन्हें वेक्टर्स का थॉट कंसेप्ट से कैसे पर्सपेक्टिव से डेवलप किया जा सकता है। सर ठीक है, सम और डिफरेंस काफ़ी हद तक समझ आया, लेकिन आपका क्या विचार है मल्टीप्लिकेशन को लेकर? मेरा कहना है बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर? मल्टीप्लिकेशन मतलब Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो Z1 को आप क्या कहते हो? वो आप कहते हो, लेट्स से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेट्स से 2 + 3 आयोटा है ना। फिर सर आपके पास क्या होता है? Z2 होता है। Z2 क्या होता है सर? लेट्स से होता है 7 + 6 आयोटा।
सर सारी बातें अच्छी लग रही हैं, पर इसके अलावा क्या हमारे पास एक और तरीका होता है? सर अगर मेरे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं उसे कहता हूँ r1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, क्या आपको याद आ रहा है? और अगर आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जो होता है z2, तो आप उसे कहते हो r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। क्या आपको याद है हमने एक डिस्कशन किया था कि जब भी डिफरेंस या सम की बात आएगी तो हम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, लेकिन जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी आई प्रेफर टू हैव दीज पोलर और ऑयलर फॉर्म्स, प्रेफरेबली ऑयलर। सर ऑयलर या यूलर जो भी आप प्रोनाउंस करें, ये फॉर्म क्यों लेंगे आप प्लीज इस बात को समझिए। सर ऑयलर फॉर्म में प्रोडक्ट निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि अगर आपको z1 z2 निकालना है, आई होप आपको लास्ट लेक्चर से याद है इनके रिप्रेजेंटेशन, तो ऑयलर फॉर्म में अगर मैं z1 और z2 का प्रोडक्ट करता हूं तो इनका आप सीधा सीधा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सर यहाँ पे जब ई से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाने वाली, तो आप लिखेंगे ई टू द पावर आयोटा कॉमन कितना, थीटा 1 प्लस थीटा 2। इन सारी बातों का क्या मतलब है? बस एक जनरल सा थॉट आपको मैं देना चाह रहा हूँ, प्लीज इस बात को समझना, घबराना मत। अभी फिलहाल बस इस कॉन्टेक्स्ट में समझना। सर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तो भूल जाते हैं, है ना, z1 प्लस z2 अगर इस तरीके से करते तो बहुत कहानी कहीं और निकल चुकी होती, पर मैं कहना चाह रहा हूँ अगर सर z1 z2 हम करते तो बताओ z2 क्या होता है? सर z1 जो होता है, इस R1 का क्या मतलब होता है? सर R1 होता है मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ, है ना, तो R1 कुछ ना कुछ लेंथ होती है, तो R1 आपकी कुछ ना कुछ क्या होती है, लेंथ, तो ये कुछ ना कुछ लेंथ रही होगी। और थीटा 1 क्या होता है ना, थीटा 1 क्या होता है? सर ये जो होता है ये आपका एंगल होता है, तो ये आपका क्या हुआ, ये जो पॉइंट होता है ये आपका z1 आ जाता है। सर इसी तरीके से z2 होता है, z2 क्या होता है? सर z2 भी आपका एक वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें ऑफ कोर्स z2 की लेंथ क्या होती है? सर वो r2 होती है, और z2 के लिए ये जो एंगल होता है ये ऑफ कोर्स क्या होता है? सर ये एंगल थीटा 2 होता है। क्या इन सारी बातों में कोई परेशानी? सर अब इन सारी बातों का मतलब क्या है? इन सारी बातों का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आपने z1 z2 का प्रोडक्ट लिया तो r1 r2 आपको पहले मिला, मतलब क्या हुआ सर? मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑफ कोर्स जब आपको z1 z2 मिलेगा, जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो वो और कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ रहा होगा, मतलब वो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई होकर बड़ी भी वैल्यू बना सकता है, बट अगर R1 R2 में से कोई भी अगर छोटा हुआ 1 से तो वो छोटी वैल्यू भी बना सकता है। तो मेरे ख्याल से भी उसे मान ले रहा हूँ कि ये जो आपका ये z1 z2 का प्रोडक्ट है। सर आपने z1 z2 का प्रोडक्ट वहीं क्यों माना? वो इसलिए माना है स्टूडेंट्स क्योंकि आप बात समझो, R1 R2 ने तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाया घटाया जो भी हुआ, लेकिन आप समझो ना इसकी e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा? वो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। मैं बस आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन को ज्योमेट्री से अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू वेक्टर्स में शिफ्ट करते हुए देखना शुरू कोशिश की कि वेक्टर्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या आर्गन प्लेन में सोचा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ यस, ऑयलर फॉर्म यूज करो, चीजें देखी जा सकती हैं। ऑयलर फॉर्म क्या कहती है? ऑयलर फॉर्म कहती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता है, यानी उस वेक्टर की लेंथ, याद आ रहा है, और ये थीटा क्या होता है? सर ये थीटा होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस पॉजिटिव के साथ एंगल, उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट के साथ एंगल। तो सर अगर z1 z2 जो आता है वो क्या होता है? r1 r2 इस बार आयोटा थीटा 1 थीटा 2, तो एंगल कितना हो गया? दो एंगल्स का सम थीटा 1 थीटा 2, तो वो और बढ़ जाएगा इन दोनों का एंगल, जैसा भी होगा, अभी सिनेरियो चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा? सर प्रोडक्ट में मॉड्यूलस भी r1 r2, तो प्रोडक्ट बढ़ या घट कुछ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन r1 एंड r2, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट भी r1 r2 आपको दिखेगा। तो चीजें कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? सर इसी तरीके से जब आपने कहा, आई होप यही बात यहाँ पर लिखी गई है आपको, इसी तरीके से सर क्या हम मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन को भी विजुअलाइज कर सकते हैं? मेरा यकीन करिए डिवीजन को तो इमेजिन करना और आसान है। क्यों आसान है? बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। डिवीजन आसान इसलिए हो जाता है, प्लीज फोकस करिए इस बात पर। जैसे मान लो आपके पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, जो कि आपने लिख लिया ऑयलर फॉर्म में, क्या? r1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, है ना। आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आपने डिनोट किया लेट्स से z2 से, जिसे आप लिख लेते हो r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। आई होप ये बातें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। r1 इसका मॉड है कि अगर OZ मतलब z1 को अगर मैं डिनोट करूँ, z1 को अगर मैं डिनोट करूँ, लेट्स से मैं z1 को पॉइंट P से डिनोट करता हूँ आर्गन प्लेन पर, है ना, ये आपका आर्गन प्लेन है मान लो, है ना। आर्गन प्लेन पर लेट्स से ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है OP, है ना, ये आपका पॉइंट है P, जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का डिनोशन है, जो कि आपका कुछ है ना, ये z1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन है। तो ये जो लेंथ है ये क्या है? r1, और ये जो एंगल है ये क्या है? ऑफ कोर्स सर ये एंगल है थीटा 1। आई होप इस बात में कोई परेशानी नहीं है। ये जो लेंथ है ऑफ कोर्स ये क्या होती है सर? ये लेंथ जो होती है यही r1 होती है। सर इसी तरीके से अगर P के बाद अगर मैं आपसे बात करूँ या पूछूं तो क्या आप मुझे इसके बारे में भी बता सकते हो, z2 के बारे में? ऑफ कोर्स z2 भी मान लो एक आपका क्या रहा? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जिसे मैंने डिनोट कर दिया पॉइंट Q से, है ना। ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? z2। तो ऑफ कोर्स ये जो लेंथ है सर, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी सर? ये लेंथ होगी r2। क्या बात समझ आ रही है? और ऑफ कोर्स सर ये जो एंगल होगा ये क्या होगा सर? ये एंगल होगा थीटा 2।
क्या इन सारी बातों में कोई परेशानी है? सर अच्छी बात है, सारी बातें अभी तक समझ आई, लेकिन इन सब बातों का फ़ायदा क्या? इन सब बातों का ये फ़ायदा स्टूडेंट्स कि अगर मैंने आपसे पूछा होता व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो आप क्या कहते? सर आप कहते R1 अपॉन R2। तो इस तरीके से आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है Z1 अपॉन Z2 का, और इसमें e टू द पावर, अब फिर से देखो, आयोटा थीटा 1 आयोटा थीटा 2 बेस सेम है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, आयोटा कॉमन होगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो आप समझ पा रहे हो जो आपका Z1 अपॉन Z2 आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? सर थीटा 1 में से थीटा 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये पूरा ओवरऑल थीटा 1 है जो कि मान लेते हैं बड़ा है, बस समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। फिर उससे छोटा कौन है? थीटा 2। तो थीटा 1 जैसे मान लो, समझाने के लिए कहता हूँ, थीटा 1 है 60 डिग्री, जैसे मान लो थीटा 1 है 60 डिग्री और थीटा 2 है 45 डिग्री, बस आपको समझाने के लिए। तो 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है सर? 15 डिग्री। तो एक 15 डिग्री का एंगल बन रहा होगा Z1 अपॉन Z2 का, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। इस तरीके से आपका यहाँ कहीं कौन निकल के जा रहा होगा? जैसे Z1 अपॉन Z2। सर मैग्नीट्यूड बड़ा कैसे कर दिया? मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव, मतलब वो तो R1 और R2 डिसाइड करेंगे ना। अगर R2 बहुत छोटी वैल्यू है तो R1 अपॉन R2 बड़ा हो जाएगा, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर R2 बहुत बड़ी वैल्यू है तो R1 अपॉन R2 छोटा हो जाएगा, बड़ी छोटी मतलब कंपैरिजन में, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड बहुत ही सब्जेक्टिव है R1 और R2 की वैल्यू पर फिर भी मैं एजम्पशन पर बेस्ड बातें कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? Z1 अपॉन Z2। मतलब अगर इसे मैं डिनोट करूँ तो जैसे मैं इसे R पॉइंट से डिनोट करता हूँ, जो कि क्या आपका Z1 अपॉन Z2। आप इसे Z1 अपॉन Z2 क्यों कह रहे हो सर? मैं दो बातों से कह रहा हूँ। पहली बात तो क्योंकि सर Z1 अपॉन Z2 का जो एंगल है वो है थीटा 1 माइनस थीटा 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। क्या इस बात में कोई परेशानी है? और Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड्यूलस है, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड्यूलस है दैट इज व्हाट? R1 अपॉन R2। इस तरीके से आप वेक्टर्स के थ्रू इन्हें रिप्रेजेंट करके देख सकते हो कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही होंगी। मैं कह रहा हूँ इतना घुमा फिरा के सोचने की जरूरत नहीं है, यकीन करिए। ये तो बस आपको विजुलाइज करवाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि देखो आर्गन प्लेन में या कार्टेशियन सिस्टम में कैसे चीज़ें हो रही होंगी, आप कैसे चीज़ों को इतनी आसानी से देख सकते हो, कैसे ये ऑयलर फॉर्म और पोलर फॉर्म कितनी जल्दी आपको चीज़ों को प्लॉट करने में हेल्प करेंगे, और कितनी आसानी से आप डिवीजन या ये सब चीज़ें परफॉर्म करके देख सकते हो। बस यही मेरा पॉइंट है कहने का आप सभी से। पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई होप आपको डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हर कॉन्टेक्स्ट में क्लियर है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन मतलब स्टैंडर्ड अगर आपको एक्सप्रेशन दिया जाए तो कैसे करते हैं, ग्राफिकली कैसे करते हैं, और चीज़ों को हर तरीके से कैसे इन्हें इमेजिन कर वर्कआउट किया जाता है। मेरे ख्याल से हर चीज़ का विजुअलाइजेशन क्लियर है, इनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि वेक्टर फॉर्म में अगर ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हो रहा है या डिवीजन हो रहा है तो वो कैसे दिख रहे होंगे, और कैसे हम ऑयलर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके उन्हें प्लॉट कर सकते हैं और उनको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसे उन्हें इमेजिन कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही हैं। आई होप अभी तक कोई परेशानी नहीं है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। और अगर अभी तक चीज़ें क्लियर हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कॉरोलरी निकल कर आती है इसी रिप्रेजेंटेशन से जो हमने डिवीजन सीखा है। ये बहुत अमेजिंग सी, बहुत ज़रूरी सी और बहुत ही क्रूशियल सी कॉरोलरी है जिसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और कई सारे कंसेप्ट्स में। ये क्या है पहले इस पे बात करते हैं और फिर देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ Z1, Z2 एंड Z3 आर द वर्टिकल्स और वर्टाइसेस, रियली सॉरी वर्टिकल्स नहीं, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC डिस्क्राइब्ड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। माइंड यू एवरीवन, दिस शुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मान लो आपके ये आपके क्या है, एक ट्रायंगल है ना, मान लो ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपके पास ये वर्टाइसेस है ना, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ए के बाद आपको मिलना चाहिए B, काउंटर क्लॉकवाइज, है ना। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? शायद मैं गलत कर रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज बना रहा हूँ मैं, है ना, आई एम रियली सॉरी। तो अगर मैं इसे काउंटर क्लॉकवाइज बनाऊं तो काउंटर क्लॉकवाइज के लिए B यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो ऑफकोर्स आपका ये था। अब आप काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो A के बाद यहाँ आपको मिलेगा B, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको C, और ये ऐसा कुछ आ रहा है। ये सर काउंटर क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हो, बात करेंगे इस बारे में, पर पहले सुनिएगा। देन व्हाट अगर आप इनको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर लेते हो, जैसे आप कह लेते हो सर A को, अगर A आपका पॉइंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का रिप्रेजेंटेशन है, B आपका पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का रिप्रेजेंटेशन है, और C आपका पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 का रिप्रेजेंटेशन है। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर आप बस एक छोटा सा काम करिए सर, Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, Z3 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट किया और Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट किया। इसका क्या मतलब, अगर आप आई होप ये बात आप समझते हो कि चीज़ें अगर हम वेक्टर्स में शिफ्ट करें, जैसे वेक्टर में अगर शिफ्ट करें तो वेक्टर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं शिफ्टिंग के मामले में। बस आपको उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब फ्री स्पेस में अगर एक वेक्टर यहाँ रखा हुआ है,
अगर फ्री स्पेस में एक वेक्टर यहाँ रखा हुआ है, जैसे कि मान लो ये लिखा है आपका वेक्टर ए बी, तो सर वेक्टर ए बी अगर आप मैग्नीट्यूड से छिड़खानी ना करो, डायरेक्शन से छिड़खानी ना करो, तो यही वेक्टर फ्री स्पेस में आप उठा के कहीं और भी रख सकते हो। मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये है, ये कुछ लेंथ है, राइट, ये कुछ लेंथ है, इतनी है ना, तो इतनी ही लेंथ का इसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हुए, इसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हुए, मतलब अगर ये डायरेक्शन ये है तो ये भी डायरेक्शन वही है, और उतनी ही लेंथ, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी रखते हुए अगर मैंने इसको बना दिया लेट्स से ओपी, अगर मैंने बना दिया होता है इसको OP, तो मेरा आपसे ये कहना है कि OP वेक्टर और AB वेक्टर एग्जैक्टली सेम है। मतलब आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि सर OP वेक्टर विल बी इक्वल टू AB वेक्टर। मतलब फ्री स्पेस में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं वेक्टर्स उनके साथ इस तरह के ऑपरेशन करने की। कैसे ऑपरेशन करने की कि सर अगर आप उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना लाओ तो उन्हें आप उठाकर शिफ्ट कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है, इसका ये फायदा होता है स्टूडेंट्स की Z3, Z1 और Z2 अगर इन्हें मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूं, इन्हें अगर मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूं और Z1 को ओरिजिन पर ले आऊं, है ना, Z1 को अगर मैं ओरिजिन पर ले आऊं तो मान लो मैं इसे कुछ इस तरीके से देखता हूं, मैं अगर इसे कुछ इस तरीके से देखता हूं कि आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल सी और साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसकी जो साइड है ये, और पॉजिटिव एक्सिस के साथ इसका जो एंगल का मेजरमेंट है ये, बाय द वे ऑफ कोर्स हम क्लॉकवाइज रीड करें तो नेगेटिवली रीड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रीड करें तो हम इसे पॉजिटिवली रीड करेंगे। पर अगर मैंने ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि देखो ये आपका क्या है, अगर ये एंगल θ1 है, अगर ये एंगल θ1 है तो इसे मैं -θ2 कहूँगा। पहली बात तो ये, क्योंकि हमने इसे नेगेटिवली, मतलब इस तरफ, मतलब आप समझते हो ना, एंगल्स को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रीड करो तो हम पॉजिटिवली पढ़ते हैं, लेकिन अगर एंगल्स को क्लॉकवाइज रीड करें तो हम उन्हें नेगेटिवली रीड करते हैं। ये बात हमने ट्रिगो में बहुत बेसिक से कंसेप्ट एंगल्स के दौरान डिस्कस की थी। अब सर अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँ, कि आपका एक वेक्टर तो कौन है, एक वेक्टर है ये AC। अगर इस AC वेक्टर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू डिनोट करूँ तो ये क्या होगा, Z3 - Z1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाने वाला है, सही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाने वाला है आपका Z3 - Z1। क्या आप बात समझ पाए, है ना? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ, किससे डिवाइड करूँ सर, Z2 - Z1 से। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको इस वेक्टर AB से डिवाइड करूँ, क्या, Z2 - Z1 से, है ना, इसको मैं डिवाइड करता हूँ Z2 - Z1 से। तो ये क्या आता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन तो हमने सीखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन बहुत सुलझा हुआ रहता है। अगर आपको चीज़ें समझनी है तो आप ये कहते हो, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर। आप AC के मॉड को AB के मॉड से डिवाइड करो। पहले तो इनके मॉड्स डिवाइड हो रहे थे, इनके मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो रहे थे, तो AC के मॉड को AB के मॉड से डिवाइड करते हो, जिसे आप AC और BA कह सकते हो, है ना। मॉड है तो मैं सीधे सीधे से क्या कह देता हूँ, CA लिख लो या AC, कोई फर्क नहीं पड़ता, AC, और यहाँ पे लिख लो BA या AB, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मॉड्यूलस है। ये क्या है, मॉड्यूलस। मतलब आई होप आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह दूं R1 और इसे कह दूं R2, तो ये लिखा हुआ है R1/R2। ये वही बात है जो यहाँ पर आपको डिवीजन में समझाने की कही गई है। अब सर क्या लिखूंगा मैं, इसे लिखूंगा e टू द पावर, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा e टू द पावर आयोटा, e टू द पावर आयोटा। आयोटा के बाद क्या, आयोटा के बाद तो सर सिंपल सी बात है, आयोटा के बाद θ1 माइनस θ2। सर माइनस θ2 का क्या मतलब, सर एक एंगल ये होता है, उसमें से वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करते हो, बट इस एंगल को आपने एक्स एक्सिस के नीचे मान लिया था, तो एंगल क्या है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, θ1 + θ2। मैं बड़ी बेसिक सी बात कहना चाह रहा हूँ, θ1 + θ2 का क्या मतलब है सर, θ1 + θ2 का मतलब है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कहूँ कि लेट्स से वो है अल्फा, तो ये जो θ1 + θ2 लिखा हुआ है, जो θ1 - θ2 लिखा हुआ है, उसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ अल्फा, तो यही तो वो एंगल है। अल्फा का मतलब क्या, अल्फा का मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? आई होप कोई डाउट नहीं है। और सर e टू द पावर आयोटा अल्फा को तो हमने लिखना सीखा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ऑयलर टू पोलर फॉर्म, है ना, ऑयलर से पोलर फॉर्म में जाने वाला सीधा सीधा तरीका, तो सर आपको याद होगा, बड़ी बेसिक सी बात, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आप लिखते हो r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये है आपकी ऑयलर फॉर्म, जिसे आप पोलर फॉर्म में लिखते हो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या आपको ये बातें याद हैं? और सर अगर ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब r की वैल्यू अगर 1 है, तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर r की वैल्यू 1 है तो e टू द पावर आयोटा थीटा हो जाना है, r की वैल्यू 1, तो इस तरह भी r की वैल्यू 1 अगर आपने रख दी तो हो जाता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बातें क्यों कर रहे हो सर? ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर इसे और इसे अनअफेक्टेड रखूँ, इंटैक्ट रखूँ, अनचेंज रखूँ, यानी मैं क्या रखूँ, सुनिएगा ध्यान से, Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1, तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ AC/AB e टू दी पावर आयोटा अल्फा। आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, r तो 1 है क्योंकि यहाँ पर r ये है आपका, तो ये हमने r ऑलरेडी लिख दिया जो कि 1 नहीं है,
कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है सर अल्फा, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। क्या ये बातें आपको समझ आई? सर ये निकाला क्यों, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे फ़ायदा ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिविजन्स में डिफरेंस में जब डिवीजन चाहिए होगा, या फिर अगर चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल की बात आ रही होगी, तो हम इस तरह के एक्सप्रेशन की हेल्प ले रहे होंगे, हम इस एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा मदद पा रहे होंगे। मेरा बस यही कहना है आपसे, इस एक्सप्रेशन को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उस पर बहुत काम लेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप हमेशा एक कंक्लूजन दे सकते हो। क्या कंक्लूजन दे सकते हो सर? कि ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आप हमेशा एक कंक्लूजन दे सकते हो कि सर अगर आपको चीज़ें ऐसी कुछ दिख रही हैं, जहाँ पर ये Z3 है, ये Z2 है, ये Z1 है ना, और आप कैसे देख रहे हो? आप काउंटर क्लॉकवाइज देख रहे हो। आप कैसे देख रहे हो? काउंटर क्लॉकवाइज। तो पहले आपने उठाया काउंटर क्लॉकवाइज में एंड वाला रिजल्ट, कौन सा? Z3 और Z1। तो आपने निकाला Z3 और Z1। क्या बात समझ पा रहे हो? फिर डिवाइड किया किससे? Z2 अपॉन Z1 से। तो इसे अगर आप Z3 अपॉन Z1 को, Z3 माइनस Z1 को अगर Z3 माइनस Z1 को अगर आप डिवाइड करते हो Z2 माइनस Z1 से, तो आप इसे लिख सकते हो क्या? बहुत ध्यान सुनिएगा, Z3 और Z1 का मॉड जिसे आप लिखते हो AC, Z2 और Z1 का मॉड जिसे आप लिखते हो AB। सर इन सब बातों में तो कोई नई बात नहीं है। नई बात बस इतनी सी है कि अगर आपको इनके बीच का एंगल पता है, तो बस AC अपॉन AB के साथ आप इसे लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा अल्फा, जिसे आप पोलर फॉर्म में ऑफ कोर्स कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा लिख सकते हो। सर क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, फ़ायदा ये हो जा रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, फ़ायदा ये हो जा रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो लिखा हुआ है क्या, Z3 माइनस Z1, इसे आप क्या लिख सकते हो? सुनिएगा ध्यान से, Z2 माइनस Z1। मैंने अपॉन में उसको उधर शिफ्ट किया, ये तो ऑफकोर्स लिखा हुआ था AC अपॉन AB, और फिर क्या ये लिखा हुआ है सर? यहाँ लिखा हुआ है e टू द पावर आयोटा अल्फा। तो आप एक्चुअली इस तरीके से चीज़ें रिलेट कर पाओगे। तो हमें बहुत बार इस तरीके से रिलेशन से डील करनी होगी, और ना सिर्फ इस रिलेशन से बल्कि इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन आपको मदद आएगी इसकी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और अब हम इसी पर बात करेंगे। बट यहाँ तक अगर बातें की हैं तो पहले इस वाले पार्ट को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी को एक्सटेंड करके अब हम कॉरोलरी सेकेंड डिस्कस करेंगे, जो कि इसी का एक्सटेंशन है और जिससे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक और नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है। IIT JEE मेंस और एडवांस में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा तादाद में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सटली इनडायरेक्टली यूज़ या अप्लाई होता है। वो चेक करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं, अगर ये रिजल्ट समझ आए, तो इसी को एक्सटेंड करेंगे अब नेक्स्ट कॉरोलरी सेकेंड में। पहले यहाँ तक चीज़ें समझ लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स। रिजल्ट ये है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, कि अगर मैं इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करूँ, मतलब मैं आपसे कहूँ कि Z3 माइनस Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ यार अदर इसको ऐसे ही लिख लो स्टूडेंट्स कि Z3 माइनस Z1 अपॉन ऑफ कोर्स क्या लिखा हुआ है सर? Z2 माइनस Z1। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करूँ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो पार्ट है, ये तो ऑफ कोर्स क्या है सर? ये इसका क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका क्या है? मॉड्यूलस है ना, ये क्या है इसका? मॉड्यूलस। तो सर ये अल्फा क्या है? ये अल्फा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यही अल्फा तो इसका क्या है? यही अल्फा तो इसका क्या है? आर्ग्यूमेंट। क्या आप मेरी बात समझ पाए? बात बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, बात बहुत ज़रूरी ये है कि सर Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसका आर्ग्यूमेंट क्या कहोगे? इसका मॉड्यूलस इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा। तो अल्फा क्या हुआ सर? अल्फा हुआ इसका आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये ऑर्डर याद रखना स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर बहुत क्रूशियल है। ऑर्डर कैसा है सुनिएगा ध्यान से, मैं जनरली इसे ऐसे याद रखता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? Z3 माइनस Z1, मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है Z1 पर, लेकिन फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इसे क्लॉकवाइज ला रहा हूँ। कैसे ला रहा हूँ? क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना? Z3 के बाद मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, फिर कहाँ आ रहा हूँ? Z2 पर, फिर Z2 माइनस Z1। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आपका जो है, आर्ग्यूमेंट मतलब उसका एंगल, कहाँ पर? जो Z1 पे वो कन्वर्ज हो रहा है, इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो एंगल क्या है? अल्फा। आई होप आप बात समझ पाए। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन से ये कॉरोलरी आपको समझाना चाहूँ सेकंड, जैसे मान लो मैं इस एंगल को कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्फा, है ना, मैं इस एंगल को कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए लेट्स से बीटा, और हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए कह देते हैं लेट्स से गामा। क्या ये बात समझ आ रही है ना? अगर इन एंगल्स की मैं बात करूँ आपसे ना, उसे अल्फा मत समझ लेना, ये गामा है, ठीक है, ये गामा है आपका। अब बात समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे अल्फा एंगल की बात करूँ, सो व्हाट इज अल्फा एंगल? सर अल्फा एंगल के बारे में हमने पढ़ा, दिस इज द आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट ऑफ विच कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट आई होप समझते हो, पॉजिटिव एक्स के साथ बनाया हुआ एंगल है ना, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख रहे हैं सर, अगर अल्फा पे देखना है, अल्फा कहाँ बन रहा है Z1 पे, तो Z1 पे कन्वर्ज करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घुमाने मतलब पहले आप ले लो किसको, Z3 से Z1 को, और फिर इसको किससे डिवाइड कर दो, Z3 से आप शिफ्ट किया कहाँ पर, Z2 से Z1 को, तो ये आपका किसका आर्ग्यूमेंट है सर, ये आर्ग्यूमेंट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि किसके इक्वल है, अल्फा के। सर अगर मैंने आपसे बीटा पूछा होता तो आप क्या कहते, अगर हमने आपसे पूछा होता बीटा, तो सर पहले तो ये रहा बीटा, बीटा मतलब Z2 पे कन्वर्ज करना है, बीटा मतलब Z2 पर कन्वर्ज करना है, क्या ये पॉइंट आपको समझ आए। अब Z2 पे कन्वर्ज करना है मतलब ये, अब क्लॉकवाइज घुमाना है, तो सर क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है मेरे ख्याल से, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो पहले कौन आएगा सर, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएं तो पहले आएगा Z1 उसके बाद आएगा Z3, पहले आएगा Z1 उसके बाद आएगा Z3, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो बीटा होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा चाहिए है ना, तो बीटा किस पर है, सिचुएटेड Z2 पर, तो कन्वर्ज कहाँ होगा Z2 पर, लेकिन पहले कौन आएगा Z1, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, Z1 माइनस, आई एम रियली सॉरी, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2। क्या अभी ये थोड़ा पैटर्न समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं कैसे लिख रहा हूँ, यानी सर अगर आपसे कोई पूछ रहा होता, अगर आपसे कोई पूछ रहा होता गामा की वैल्यू, अगर आपसे कोई पूछता गामा की वैल्यू, तो गामा को आप क्या कहते, गामा हम कहते किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सुनना। देखो ये कितना आसान है, बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन आसान क्यों है सर, Z1 Z2 Z3 और ये सब तो कॉम्प्लेक्स नंबर पता होंगे ना, जैसे लिखा होगा जैसे 5 + 4 आयोटा, तो इनका डिफरेंस और इनका डिवीजन कितनी इजीली हम निकाल पाएंगे, या फिर ये लिखा होगा इसकी पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म में, जिसे हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे और बहुत जल्दी ये डिफरेंस और डिवीजन हम निकाल पाएंगे, और बस उसे देखकर उसका आर्गुमेंट कह देंगे और बता देंगे कि देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल इतना है। मतलब आप समझ पा रहे हो, चीज़ें बहुत आसान हो जाने वाली है इस थॉट के साथ, और इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर में एक्सटेंड किया और उस नज़रिए से कुछ और नए फॉर्मूले एक्सप्लोर किए। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, मतलब वही बात है ना, लाइट अलग अलग प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, न्यूटन की अलग थ्योरी है, आइंस्टीन की अलग थ्योरी है, पर जहाँ जैसा प्रूफ चाहिए होता है फिजिक्स में हम वो न्यूटन या आइंस्टीन की थ्योरी यूज़ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे प्रूव कर लेते हैं, मतलब एज अ पार्टिकल या एज अ रे, जैसे भी हमें ट्रीट करना होता है वैसे ट्रीट करके हम अपनी थ्योरीज को जस्टिफाई कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा कि कार्टेशियन में ले आओ सर, वेक्टर में देख लो, आप आर्गेन प्लेन में देख लो, या ऑयलर फॉर्म देख लो, या फिर पोलर फॉर्म देख लो, अब जहाँ जैसी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमारी वो हेल्प कर रहा होगा हम वो फॉर्म यूज करेंगे और उससे उसे कन्वर्ट करके यूज कर रहे होंगे। क्या आप मेरी पॉइंट समझ पा रहे हो। मैंने सर अगर गामा पे बात करनी है, गामा पे बात करनी है मतलब सर Z3 पे कन्वर्ज होगा, मतलब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा वो क्या होगा Z3, लेकिन आपको कैसे घुमाना है क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज अगर घुमाना है तो पहले Z1 फिर Z2, यानी क्या सर Z1 माइनस Z3 अपॉन 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 Z2 माइनस Z3, और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको गामा भी मिल जाएगा। आई होप ये कॉरोलरी कैसे यूज़ करनी है, इसे कैसे याद रखना है, इसकी टेक्निक आप याद रखेंगे और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाए, और यहाँ तक तो यकीनन तौर पर कोई भी डाउट मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। दोनों कॉरोलरी बहुत समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि इसी से अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा वो कंसेप्ट जहाँ पर हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो एक्चुअली इसी का एक एक्सटेंशन है, इसी का एक एक्सटेंशन है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे किसी एंगल पर रोटेट किया जाता है। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, बट इसे एज अ सेपरेट कंसेप्ट, इज एज अ सेपरेट टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बेसिक सा आइडिया देना अगर मैं चाहूँ आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रोटेट करना है तो कैसे रोटेट कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा इमेजिन करो थॉट को, थोड़ी सी सिंपल सी प्रोसेस लेकर आओ आप। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है तो पहले तो इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, और मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इमेजिन करो और मुझे सोच के बताओ कि रोटेशन कैसे विजुअलाइज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये एंगल्स की हेल्प लेकर सोच के देखो, मॉड्यूलस आपके पास है, एंगल है, बस रोटेट ही तो करना है, बस रोटेट ही तो करना है। जल्दी से सोचो, बस इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, फिर हम बिल्कुल साथ में पढ़ेंगे इसी के थ्रू। अब हम बात करेंगे रोटेशन की। बड़ा सिंपल सा थॉट है स्टूडेंट्स, सुनिएगा ध्यान से। मुझे ये बताओ, बस इतना सा बताओ, मान लो आपका ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, है ना। यहाँ पे आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम पहले से शुरू करते हैं। मान लो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम पॉइंट P से, या लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर अब P क्यों लिखें जब हम समझ चुके हैं सर एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। अब सर मैं Z1 को रोटेट करता हूँ, मैं Z1 को रोटेट करता हूँ, मैं Z1 को कुछ एंगल से रोटेट करता हूँ और Z1 को रोटेट करके कहीं ना कहीं पहुँचा देता हूँ और इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस ले आता हूँ और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर देता हूँ Z2। क्या आपको सारी बातें समझ आ रही? और ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है सर, यहाँ पर ये जो कन्वर्ज हो रहे हैं दैट्स योर ओरिजिन। और Z1 को जब रोटेट किया तो मैग्नीट्यूड के बारे में भी नहीं पता सर, लेट्स से, बट इसे हमने थीटा डिग्री से रोटेट किया।
क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, एक छोटी सी बात और मुझे बताओ स्टूडेंट्स, सारी बातें छोड़ो सर, आप तो ये बताओ Z1 जो एंगल बना रहा होगा, लेट्स से अगर मैं कह दूँ θ1, और Z2 जो एंगल बना रहा होगा अगर ऐसे मैं कह दूँ θ2, तो क्या बहुत सारी बातें हमें पता है? हमें कई सारी बातें पता है, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं तो कहना चाह रहा हूँ सर सारी बातें छोड़ो, इतना क्यों करना है? आप तो सीधे सीधे सब जानते हो ना। क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? कि सर अगर Z1 और Z2 के कन्वर्जन से कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, कोई एंगल क्रिएट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज शुरू करें तो क्या सर Z2 माइनस कहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं? ओरिजिन पर। तो Z2 माइनस ओरिजिन को हम O कॉम्प्लेक्स नंबर से नोट कर सकते हैं, 0 + 0 आइटा अपॉन Z1 माइनस O, जो कि मैंने Z0 लिख दिया पता नहीं क्यों, विल बी इक्वल टू इन दोनों का मॉड्यूलस मतलब क्या? Z2 अपॉन Z1, जिसे मैं चाहूँ तो सेपरेटली भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स इसे मैं सेपरेटली? कैसे? इसे मैं लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ Z2। मैं इसे यहाँ लिखूँ, इससे अच्छा है मैं इसे कहीं और लिख दूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है स्टूडेंट्स। तो यही बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसी कंसेप्ट से जो अभी तक हमने पढ़ा है, कौन सा? यही कंसेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट स्टूडेंट्स याद आ रहा है ना? यहाँ पर हमने जो बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ये कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से अगर मैं बात करूँ, आई होप आपको याद है AC और AB आपके मॉड्यूलस हुआ करते थे इन रिस्पेक्टिव वेक्टर्स के, इन रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो हमने क्या सीखा है सर? हमने सीखा है Z2 माइनस O अपॉन Z1 माइनस O, मतलब Z2 में से Z1, मतलब Z2 माइनस O इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया जाए ना, इसे इससे डिवाइड किया जाए, तो आप क्या लिखते हो सर डिवीजन की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? इसका मॉड्यूलस। आप क्या लिखते हो सर? इसका मॉड्यूलस विच इज Z2 माइनस O अपॉन में इसका मॉड्यूलस जो कि क्या होता है? Z1 माइनस O। क्या इस बात में कोई परेशानी है? इनटू ऑयलर फॉर्म में हमने देखा था e⁻∠ आयोटा θ1 माइनस θ2 विच वॉज नथिंग बट बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, जो कि क्या है? थीटा। तो इससे क्या मैं सीधे सीधे थीटा लिख सकता हूँ? आई होप कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मैं सीधे सीधे आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँ तो मैं आपको इतनी सी बात बस ये कह दे रहा हूँ स्टूडेंट्स कि Z2 माइनस 0 Z1 माइनस 0 कुछ नहीं है, वो Z2 माइनस Z2 अपॉन Z1 ही है। तो इसे तो हम लिख लेते हैं Z2 अपॉन Z1। अब अगर मैं सीधी सीधी सी बात आपसे कहूँ तो ये Z2 का मॉड्यूलस और ये Z1 का मॉड्यूलस, तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ? इसे हम लिख लेंगे सर Z2 का मॉड्यूलस अपॉन Z1 का मॉड्यूलस। क्या इसमें कोई परेशानी? और ये तो लिखा ही हुआ है क्या? e⁻∠θ, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से आप ओरिजिन यानी 0 सबट्रैक्ट करें, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। अब जो मैं बात आपको लिख कर समझाने वाला हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। काम की बात ये, अगर यहाँ Z1 शिफ्ट किया तो Z2 जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट कैन बी रिटन Z2 अपॉन Z1, ये तो आपका है ही, Z2 अपॉन Z1 ये तो आपका है ही, ये आपका ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड है, इनटू ऑफकोर्स क्या? Z1 है ना। मैं Z1 यहाँ लिख देता हूँ, इस Z2 को हम रखेंगे बिल्कुल यहीं पर। ये जो Z2 आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है Z1 टाइम्स Z1 आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। Z2 अपॉन Z1 एक मैग्नीट्यूड है, इनटू ऑफकोर्स क्या? इनटू e⁻∠θ। इन सारी बातों का मतलब क्या है वो सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर मुझसे कभी भी कोई कहे, क्या कहे? अब रिजल्ट पे बात करते हैं, सुनिएगा। सर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे थीटा डिग्री से रोटेट करना है, और Z2 जितने मैग्नीट्यूड जितना आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप ये बात समझ पा रहे हो। जैसे कि मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, और मुझसे कोई कह रहा है कि सर इस Z1 को आप 30 डिग्री से रोटेट कर दो। ऑफ कोर्स ये रोटेशन कौन सा हो रहा है स्टूडेंट्स? ये रोटेशन हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर उल्टा हो रहा होता तो फिर वहाँ पे माइनस थीटा हम कंसिडर करते। एंड ऑफ कोर्स सर अगर इस Z1 का मैग्नीट्यूड 2 था तो Z2 जो आप बना रहे हो रोटेट करके उसको डबल इन मैग्नीट्यूड रखना, उसको 4 रख देना। तो आपको क्या क्या बातें समझ आई? बस एक एग्जांपल से कि Z1 के अगर मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ Z1 2 है तो मॉड ऑफ Z2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये दोनों बातें आपको पता होंगी क्वेश्चन में। थीटा डिग्री कितने से रोटेट कर रहे हैं पता होगा, और ये तो गिवन होगा ना कि Z1 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता होगा, जो डिजायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस पता होगा, जो गिवन है उसका तो निकाला ही जा सकता है, और कितने डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है वो भी पता होगा। तो अगर ये 3 बातें पता हैं जो कि ऑफकोर्स दी जाएंगी, तो क्या मैं जो रिजल्टेंट जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो रहा है वो पता कर सकता हूँ? बिल्कुल पता कर सकता हूँ। तो ये वो फॉर्मूला है जो हमारे काम आने वाला है इस चैप्टर के दौरान, जब आपको रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात होगी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना है तो क्या क्या पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करवा रहे हैं हमसे कोई, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपसे कोई कहता है रोटेट करिए, तो आपको पहले तो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी? आपका एक तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है तो उसमें 2 बातें आपको ऑफकोर्स पता होंगी। क्या? एक तो उसका मैग्नीट्यूड, है ना,
और आपका खुद का आपका अपना मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस बेसिकली है ना, जिसे आप जिस तरीके से देखना चाहें, वेक्टर से कहें तो मैग्नीट्यूड, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कहें तो मॉड्यूलस, है ना। और इस तरीके से ही आपको उसका क्या पता होगा, आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर तो गिवन ही होगा जिस भी वो a प्लस आयोटा बी फॉर्म में होगा। अब आपको पूछा क्या जाएगा, आपको दिया जाएगा कि किस एंगल से आपको रोटेट करना है, तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको दिया जाएगा। आई होप ये बात समझ आ रही है। और एंगल ऑफ रोटेशन के साथ साथ एक और चीज़ दी जाएगी क्या, कि आपको जो डिजायर्ड नया जो रोटेट करके कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हो उसका मैग्नीट्यूड, है ना, जो नया मैग्नीट्यूड बन रहा है, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड या उसका मॉड्यूलस, ये सारी बातें आपको दे दी जाएंगी। तो इनके बेसिस पर और इस गिवन इसके बेसिस पर मैं आई थिंक आसानी से वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल पाऊंगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही। जैसे कि मान लो, भी सिंपल सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो वो कहता है कि सर इस Z1 को थीटा डिग्री से रोटेट करो और ऐसा नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ जो इसका डबल हो, तो Z2 का मॉड अगर 2 मान लो तो Z1 का मॉड 1 होगा, तो ये 2/1 डबल हो जाएगा, डबल ऑफ व्हाट Z1, और थीटा डिग्री जो भी दिया जाए काउंटर क्लॉकवाइज और अब देना, तो आपको Z2 मिल जाएगा। आई होप बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, आसान ज़रूर है लेकिन ये बहुत क्रूशियल फॉर्मूला है जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इस फॉर्मूले को भी आप अपनी चीट शीट में रखिएगा क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जब आपको DPP में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तो इसे कई बार यूज़ किया जाएगा, जिससे बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। अगर यहाँ तक बातें समझ आई हैं स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। IIT JEE मेंस का, जिसे हम पहले AIEEE के नाम से जानते थे, 2003 का क्वेश्चन है। बेसिक सा, सिंपल सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। एक बार ज़रा ट्राई करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपकी अप्रोच और आपका आंसर, और फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा यकीन है आपने स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। देखो सीधा सीधा सा थॉट है, वो कह रहा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर x जो है वो 1 के इक्वल है। सर सारी बातें छोड़िए, आप तो पहले ये बताओ, अगर ये दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन क्या 1 माइनस आयोटा, इसका क्या करें। हमने हमेशा से सीखा है स्टूडेंट्स, हम अवॉइड करेंगे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेना। तो क्या मैं इसे रैशनलाइज कर सकता हूँ? मैं अगर इसे रैशनलाइज करूँ तो 1 प्लस आयोटा न्यूमरेटर में और 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ये होता है, ये जो रैशनलाइजेशन जैसी जो प्रोसेस होती है, इससे डिनोमिनेटर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हटा पाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सर ऐसा करने से क्या, ऐसा करने से मेरे ख्याल से ये, आई होप इसकी पावर क्या दी हुई, इसकी पावर आपको दी गई है x और दिस इज इक्वल टू 1। हमने कोई चेंज नहीं किया है पूरे क्वेश्चन में, ये अभी भी आपका वही क्वेश्चन है ना। मेरे ख्याल से अभी भी आपको वही क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है। अब क्या सर, अब मेरा कहना है, अगर ध्यान से देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर न्यूमरेटर में करना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय व्हाट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, मतलब आई एम रियली सॉरी, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर क्या सर, इसकी पावर x जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म होने को है अगर आप चीज़ें ध्यान से देख पा रहे हैं तो। क्यों सर? क्योंकि देखो ये है 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 1 माइनस 1 0। क्या मैं लिखूं? नहीं भी समझ आ रहा है लिखे बिना भी। यह है 2 आयोटा, यह है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, सो 1 माइनस -1 2, तो 2 आयोटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, आयोटा। तो सर क्वेश्चन है आयोटा टू द पावर x जो है वो 1 के इक्वल है। ये इतना सा क्वेश्चन था, ये सच में इतना सा क्वेश्चन था जिसे आपको डराने के लिए ऐसा लिख कर दिया। अब मुझे आप ये बताइए स्टूडेंट्स, आयोटा की कौन सी पावर 1 के इक्वल होती है? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? सर सीधी सी बात है, अगर आप आयोटा की पावर में पैटर्न देखना चाहें, अगर आप आयोटा की पावर में पैटर्न देखना चाहें तो देखो आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा, है ना। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, हम रियली सॉरी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है -1, है ना। आयोटा क्यूब क्या होगा सर, आयोटा क्यूब होगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, सो दैट्स माइनस आयोटा। सर आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा, आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर है ना, -1 इंटू -1 दैट्स +1। क्या पॉइंट समझ आया आपको? यानी सर इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप देखें तो आयोटा टू द पावर 5 क्या होगा, आयोटा टू द पावर 5 होगा आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, यानी 1 इंटू आयोटा, यानी वापस क्या मिल जाएगा आपको, आयोटा, यानी ये होगा आपका आयोटा टू द पावर 5, मतलब आयोटा टू द पावर 6 ये होगा, मतलब आयोटा टू द पावर 7, आई एम रियली सॉरी, आयोटा टू द पावर 7 ये होगा और आयोटा टू द पावर 8 वापस ये होगा। मतलब आप पैटर्न समझ पा रहे हो, इनकी पावर में 4 का डिफरेंस है। मतलब अगर ये आयोटा टू द पावर 1 और 5 यही है तो इवन आयोटा टू द पावर 9, इवन आयोटा टू द पावर 9 + 4 13, इस तरीके से चलता चला जाएगा पैटर्न। आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा की पावर 10,
आयोटा की पावर 14 और इस तरीके से आपका ये ऑर्डर चलता चला जाएगा। सिमिलरली आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 7, यानी आयोटा की पावर 11, या फिर अगर आप बात करें तो आयोटा की पावर 15 और ये सीक्वेंस ऐसे चलता चला जाएगा। या फिर आप बात करें आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, या फिर आयोटा की पावर 12, या फिर आयोटा की पावर 16, ये जो भी 4 के मल्टीपल हैं आपके, इनमें भी आपको पैटर्न सेम दिखेगा। मतलब सर ये 4 के मल्टीपल में चल रही है, मतलब अगर इस पावर का मैं जनरलाइजेशन करूं जहां पे मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलती है, आयोटा, तो इस पावर का जनरलाइजेशन होगा कि सर ये जो फॉर्म है ये आयोटा की कोई पावर है जो 4 के किसी मल्टीपल से एक ज़्यादा है। आप देखो ना 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 1। सर ये इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से सर ये जो एक्सप्रेशन है, आयोटा की जो पावर है वो 4 के किसी मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। इस पावर के बारे में क्या ख्याल है? सर ये जो पावर चल रही है ये पावर आयोटा के पावर 4 के किसी मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। मतलब इन पावर्स को जब आप 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे तो वो 3 आएगा। और ये क्या है? 4, 8, 12, 16। सर ये तो क्लियरली आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल फॉर्म में, मतलब इन पावर्स को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर 0 देंगे। या नहीं सर, अपने अगर हमने एक बहुत ज़रूरी बात ऑब्जर्व की तो ये कि सर 1 जो होता है वो आपको आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में मिलता है। क्या आपको बात समझ आई? मतलब सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। क्वेश्चन क्यों खत्म हो गया सर? वो पूछ रहा है आयोटा की कौन सी पावर है जो 1 के इक्वल होगी, और किसके बारे में पूछ रहा है? एक्स के बारे में। आप ऑप्शंस को देखिए, वो एक्स के बारे में पूछ रहा है। तो सर एक्स ऑड हो? नहीं। एक्स 4n हो? शायद हाँ। एक्स 2n हो? नहीं। एक्स 4n प्लस 1 हो? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी और सी में मैं कहूँगा सर प्रेफरेबली ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही, हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डबल होना ज़रूरी थोड़ी है 4 का मल्टीपल हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 4 का मल्टीपल तो 4 का मल्टीपल होता है जो कि 4n होता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी। जब भी x 4n 4 के किसी मल्टीपल की कैटेगरी का होगा तो आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल विल ऑलवेज गिव यू 1। बड़ी बेसिक सी, सॉर्टेड सी, सुलझी हुई सी बात थी, जिसका एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से आपको इसके थ्रू क्लियर हुआ है। और अगर इतना समझ आया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। और अब हम बात करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की। ऑल्दो इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है, क्योंकि वो कंसेप्ट्स कहीं ना कहीं यूज़ हो जा रहे थे। तो कॉन्जुगेट के बारे में हल्का फुल्का सुपरफिशियल डिस्कशन हमने किया है, बस उसी को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम a, b कहते हैं, अगर उसे मैं a प्लस आयोटा b की तरह डिनोट करूँ, जैसे आप अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर कहूँ जिसे मैं कहूँ a n z बार, है ना, अगर मैं इसे कह दूँ थोड़ी देर के लिए, लेट्स से z बार, या फिर अगर इसे z1 कहें तो इसे z2, तो z बार जो है वो अगर है a, माइनस b, या फिर a माइनस आयोटा b, और a और b ऑफकोर्स आपके रियल नंबर है, आयोटा आपका √-1 है। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन। तो वो ये कह रहा है आपसे, ये जो है z, मतलब ये जो ओवरऑल आपका नंबर है ना, ये जो फाइनल आपका जो नंबर है, इस नंबर में z और z बार एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट। यानी बड़ी बेसिक सी बात स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिखा है 3 + 2 आयोटा, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को पहले तो इसके ऊपर बार लगाकर डिनोट किया जाता है। और हमेशा आप इसे याद रखिए, इसका मतलब होता है सर इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। जैसे 3 + 2 आयोटा है तो आप इसे कर दीजिए 3 - 2 आयोटा। बस इतना बेसिक सा कंसेप्ट है। सर इतना आसान है क्या? बिल्कुल इतना आसान है। जैसे कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, है ना, जैसे वो लिखा है जैसे 5 - 6 आयोटा, इसमें क्या करेंगे सर? इसका कॉन्जुगेट आपको चाहिए तो इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। जैसे लिखा है 5 - 6 आयोटा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? 5 + 6 आयोटा। ठीक है सर, अच्छी बात है ये तो यानी अगर मैं आपको एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दूँ सर, यानी कि क्या, जैसे Z3 लिखा हुआ है जैसे 6 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सोच के बताओ सर, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? अगर इसे मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो ये क्या लिखा है? 0 + 6 आयोटा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब रियल पार्ट है ही नहीं, 0 है। तो कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी पार्ट क्या है? 6 आयोटा। 6 आयोटा का साइन चेंज कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? -6 आयोटा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। अच्छी बात है, ये सारी बातें समझ आ रही हैं। लेकिन अगर आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लेट्स से Z4, जो कि होता है लेट्स से -5, इसमें क्या करेंगे? तो क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा कह रहा है कि Z4 का कॉन्जुगेट +5 होगा? मेरे ख्याल से सर शायद आपने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये कर दी कि Z4 अगर -5 है तो आप इसे क्या लिखते हो? -5 + 0 आयोटा। क्या बात आप समझ पाए? अगर ये है -5 + 0 आयोटा तो Z4 का कॉन्जुगेट क्या होगा? ये होगा -5 - 0 आयोटा, और आयोटा के आगे जो कि 0 का मल्टीपल है अभी फिलहाल, उसके आगे प्लस लगा हुआ माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो 0 है तो -5 ही रहेगा। यानी कि अगर Z4 आपका -5 होता तो इसका कॉन्जुगेट -5 ही रहता। इनसे दो बड़े क्रूशियल से रिजल्ट आपने ऑब्जर्व किए होंगे जो आप सभी को नोटिस करने चाहिए थे। क्या स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, अगर ये एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z3 और Z3 का कॉन्जुगेट एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होते हैं।
अगर ये एक प्योरली रियल नंबर है, अगर ये एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब उसमें सिर्फ रियल पार्ट है, तो Z4 और Z4 के कॉन्जुगेट एग्जैक्टली सेम होते हैं। आपको रिजल्ट समझ आ रहा है? रिजल्ट ये है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि Z जो है वो प्योरली कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सिमिलरली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर वो उसके खुद के कॉन्जुगेट के ही इक्वल हो, तो आप कहोगे वो कैसा नंबर है? सर वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें सिर्फ रियल पार्ट ही है। क्या यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स? अगर ये समझ आया तो बड़ी बेसिक सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से। आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से ऐड करें, बिल्कुल ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी सी बात है। जैसे सोच के देखो आप, सिंपल सी बात, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, जिसे हम कह देते हैं लेट्स से x प्लस आइटा y, है ना। तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? सर ये हो जाने वाला है x माइनस आइटा y। आप जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। अब अच्छा, दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट बताओ। दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट ये स्टूडेंट्स कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो x प्लस आइटा y में x माइनस आइटा y, तो आइटा y कैंसिल, तो कितना हो जाता है 2x। यानी इससे आप ये बता सकते हो कि सर जो x है वो हमेशा क्या होता है? z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। मतलब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पता करना है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट हम यूज़ कर सकते हैं कि उसमें उसका कॉन्जुगेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपको उसका रियल पार्ट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बिल्कुल ये भी होता है कि सर अगर मैंने z में से z का कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट किया होता, मतलब x प्लस आयोटा y में से माइनस x प्लस आयोटा y क्या होता, तो x से x कैंसिल हो जाता, 2 आयोटा y आता। यानी z माइनस z बार आपको क्या देता? वो आपको देता 2 टाइम्स आयोटा y। यानी आपके, अगर मैं y की बात करूँ या आयोटा y निकालना चाहूँ, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट निकालना चाहूँ, तो क्या आप समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट करके उसका हाफ कर दीजिए, ये आपको हमेशा उसका आयोटा के साथ ऑफ कोर्स इमेजिनरी पार्ट रिटर्न करेगा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? आई होप इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ आए, बस यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अगर सम है तो ऐसा, अच्छा प्रोडक्ट है तो क्या? ये बहुत क्रूशियल बात है, ये बहुत क्रूशियल बात है। प्रोडक्ट बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो अगेन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि क्या है? x प्लस आयोटा y, है ना। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? सर वो होता है, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, जो कि होता है x माइनस आयोटा y। तो सोच के बताओ स्टूडेंट्स, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? सर इसका प्रोडक्ट हम कहेंगे z और z का बार, है ना। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करें तो z बार क्या होता है? सर ये होता है x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y। इस पर क्वेश्चन बनते हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सर सीधी सी बात है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो z बार जो आपका आ रहा है वो आ रहा है x स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा आयोटा स्क्वायर क्या होता है सर? सर आयोटा स्क्वायर 1 होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? सॉरी, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू स्टूडेंट्स? सर z बार की वैल्यू। ये क्यों निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स हम? ये इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ चीज़ें रिकॉल या रिकलेक्ट करो, तो क्या आपको याद आ रहा है? याद करो स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है? सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब उसके अगर मैं मॉड का स्क्वायर कर दूँ तो वो क्या हो जाता है? वो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। और अगर इसे ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल है? ये z बार के इक्वल है। मतलब क्या? मतलब z बार हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे? आई होप इस प्रॉपर्टी में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है और इसे बहुत अच्छे से आप समझ के, रिकॉल करके, रिकलेक्ट करके अपने क्वेश्चन में अप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर यहाँ तक बातें समझ आई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये तीनों पार्ट समझ आए कि सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस में चीज़ें कैसे हो रही होती है। सम, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है आपका? रियल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे भी आप उसे देखना चाहें। कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल बातें, जैसे अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं कि सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो आप खुद बताओ, x प्लस आयोटा y आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y। अब इसका भी कॉन्जुगेट निकाल दें, मतलब z बार का बार, मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, जो कि क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y, जो कि किसके इक्वल होगा? उसके खुद के ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो सर ऑफ कोर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपको हमेशा वापस ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। हमने ये बात भी बहुत डिटेल में की है, जिससे आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, मतलब वो प्योरली रियल नंबर है, दैट इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू उसके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बारे में भी हमने डिटेल्ड डिस्कशन अभी ही जस्ट
जस्ट फिलहाल में किया है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पता करना है तो उसमें उसका कॉन्जुगेट ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पता करना है तो उसमें उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करके 2 आयोटा से, क्योंकि वो उधर आयोटा y मिल रहा था तो 2 आयोटा से डिवाइड कर दीजिए तो आपको y मिल जाएगा। सर एक और बात, बहुत ज़रूरी बात, सोच के बताओ स्टूडेंट्स, अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 है ना, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2 है ना, मैंने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट्स से ऐड कर दिया, ये z1 था, ये z2 था, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाने वाला है, फिर हो जाने वाला है x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। तो आप सीधी सी बात सोचो ना, अगर आपसे मैं पूछता कि सर मुझे z1 प्लस z2 तो पता है, आप अच्छा मैं से क्या कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, z1 प्लस z2 का लेट्स से z है ना, z1 प्लस z2 को मैं कह देता हूँ लेट्स से z, तो क्या आप मुझे z का बार बता सकते हो? तो z का बार मतलब क्या सर, z का बार मतलब z1 प्लस z2 का बार, क्या आप बात समझ पा रहे हो, मतलब z1 प्लस z2 का कंप्लीट कॉन्जुगेट। तो क्या अगर मैं यहाँ से कॉन्जुगेट निकालूं, अगर मैं यहाँ से कॉन्जुगेट निकालूं, ये आपका ओवरऑल क्या है, ये जो आपका मिल रहा है यही तो z है, क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, तो z का जो बार आएगा सर वो क्या होगा, सर वो होगा x1 प्लस x2 एज इट इज, आयोटा के आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए है ना, आयोटा के आगे क्या लगा दीजिए सर, आयोटा के आगे नेगेटिव साइन लगाकर अब y1 प्लस y2 कर लो। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे देखने का एक और नज़रिया या पर्सपेक्टिव हो सकता था, जैसे सोच के देखो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे कहना है कि देखो x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2, यानी आप इसे लिखते हैं z बार को क्या स्टूडेंट्स, z1 का बार प्लस z2 का बार। मतलब आपको पॉइंट समझ आया? पॉइंट ये कि कॉन्जुगेट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी कंक्लूजन क्या है मेरा आपसे, कंक्लूजन ये है जैसे लिखा हुआ है z1, मैं एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ, जैसे लिखा है z1 प्लस z2 लेट्स से माइनस z3, और इसका आप क्या लेना चाह रहे हो, कॉन्जुगेट। तो आप बेशक इसे लिख सकते हो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट माइनस z3 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट, तब भी आपका ये एक्सप्रेशन यही रहेगा। आई होप ये बात आपको याद रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा और आगे प्रोसीड करूं, एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर लीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़कर और बची प्रॉपर्टीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं आगे और प्रॉपर्टीज़ की आपसे बात करूं तो क्या स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ से आगे हम प्रोसीड करें तो वही सेम प्रॉपर्टी जो एडिशन में है वही सेम सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी, और यही प्रॉपर्टी आपके डिवीजन में भी अप्लाई होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल सी प्रॉपर्टी। यानी अगर आपसे कोई कहे a1 प्लस आयोटा b1 है ना डिवाइडेड बाय a2 प्लस आयोटा b2 है ना, ये आपका डिवीजन करके आप कॉन्जुगेट निकालोगे, ये जो आप डिवीजन करके जो कॉन्जुगेट निकालोगे वो बेशक सर इसके इक्वल होगा, किसके, a1 प्लस आयोटा b1 के कॉन्जुगेट सेपरेटली आप निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स a2 प्लस आयोटा b2 का कॉन्जुगेट अलग से निकाल दीजिए। यानी क्या सर, यानी अगर मैं उसका कॉन्जुगेट लिखूं तो वो क्या होगा सर, वो होगा a1 माइनस आयोटा b1 अपॉन में ऑफ कोर्स a2 माइनस आयोटा b2। आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए या पहले इससे सॉल्व कर लीजिए फिर उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। यानी क्या स्टूडेंट, सिंपल सा पॉइंट जिस पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे कि अगर z1 अपॉन z2 का कंप्लीट एब्सोल्यूट वो ओवरऑल कॉन्जुगेट कहता है तो आप उसे निकाल लीजिए z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। यानी जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है कोइंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली, वैसा आपका डिवीजन में भी होता है। आई होप ये बात याद रहेगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू है कि z2 कभी भी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर है। इसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसे आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो। मतलब z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, क्या बोल रहा है वो स्टूडेंट सुनिएगा ध्यान से। जब आपसे कोई कह रहा है z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 प्लस z1 बार z2, आप अगर इसे सीधे सीधे देखना चाहो तो मैं क्या कह सकता हूँ, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। अगर हम z1 को मान लें, जैसे z1 को हम मान लें x प्लस आयोटा y है ना, और लेट्स से z2 को हम मान लेते हैं a प्लस आयोटा b, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो बताओ z1 z2 बार क्या होगा सर, z1 होगा x प्लस आयोटा y और z2 बार क्या होगा सर, z2 बार होगा a माइनस आयोटा b। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए? प्लस ऑफ कोर्स z1 बार क्या होगा सर, वो होगा x माइनस आयोटा y, और z2 क्या होगा सर, z2 होगा आपका a प्लस आयोटा b। अब जब आप इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आने वाला है, सुनिए ध्यान से। सर ये हो जाना है x a, ये हो जाना है x a, फिर क्या हो जाना है, ये हो जाना है a y आयोटा, आई होप ऐसा लिख दूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है। फिर क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है माइनस आयोटा बी एक्स है ना, फिर क्या हो जाने वाला है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाने वाला है बी वाई, तो ये हो जाने वाला है प्लस बी वाई। सर और थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, ये क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है एक्स ए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्स ए। उसके बाद क्या, ये हो जा रहा है एक्स आई बी है ना, तो ये हो जा रहा है आयोटा
एक्स बी, फिर क्या सर आयोटा वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जा रहा है माइनस ए वाई आयोटा, है ना, आयोटा आ गया पीछे कहीं भी लिख दें, अभी कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखें तो बी वाई और आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना हो जा रहा है डबल, है ना, तो मतलब रियली सॉरी आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जा रहा है कितना, ये हो जा रहा है प्लस बी वाई। सर इन सारी बातों से क्या निकल कर आ रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जैसे देखो ए वाई आयोटा से ए वाई आयोटा कैंसिल, क्या आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट? सिमिलरली आयोटा बी एक्स से आयोटा बी एक्स ये कैंसिल, तो सर बच क्या रहा है सर एक्स ए और क्या बी वाई, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एक्स ए प्लस बी वाई। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या है सर, ये इन दोनों के रियल पार्ट्स का प्रोडक्ट और इमेजिनरी पार्ट्स के प्रोडक्ट का इंडिविजुअल प्रोडक्ट का डबल का सम है, या सम का डबल है, एक ही बात है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो जेड जेड वन बार सॉरी z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 जो होगा वो क्या होगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2 और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। या फिर ऑफ कोर्स इस बात में आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, z1 बार z2 मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2, z1 बार मतलब क्या, z1 बार मतलब आपका इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव आप निकाल लीजिए, मतलब आई होप ये बात को लिखने का यही तरीका है, z1 बार z2 का रियल पार्ट। इसका क्या मतलब है, एक बार इस थॉट को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, सुनिएगा z1 बार z2 क्या होगा, एक हल्का सा थॉट मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बताओ z1 बार क्या होगा। सर z1 बार होगा x माइनस आयोटा वाई, और z2 क्या होगा सर, z2 होगा a प्लस आयोटा वाई। क्या ये बात आपको समझ आई? अब जब आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका रियल पार्ट का अगर आप डबल करेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा, बस मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो इसी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2, यानी इसका डबल ऑफ रियल पार्ट कर लीजिए, या फिर डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ इसका कर लीजिए, ये एक ही बात निकल कर आने वाली है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? सिमिलरली एक बहुत ज़रूरी बात, इसे याद रखिएगा, इसे आप चाहें तो मेरे ख्याल से पोलर फॉर्म या ऑयलर फॉर्म से भी याद रख सकते हैं। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे लिखा है वो r, है ना, e टू द पावर आयोटा थीटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब आप क्या करना चाहते हो सर, आप इसका क्या निकालना चाहते हो, आप z टू द पावर n निकालना चाहते हो, तो n मतलब क्या, आप लिख रहे हो r e टू द पावर आयोटा थीटा टू द पावर n, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा थीटा n, है ना, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसा कुछ, है ना, या फिर अगर ये थोड़ा और फॉर्मली लिखना चाहें तो आयोटा एन थीटा हम लिख सकते हैं। इन सब बातों का क्या मतलब, आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑयलर फॉर्म के थ्रू इतनी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। खैर इसका डी मोवर थ्योरम से कैसा क्या रिलेशन है वो बातें करेंगे हम, सर ये कैसी कैसी टर्म्स यूज़ कर रहे हो, डी मोवर्स थ्योरम बातें करेंगे हम, उस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बट फिलहाल बस आपसे मेरा इतना कहना है, ध्यान से सुनिए, जैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 5 निकाल के उसका कॉन्जुगेट निकालना है, या फिर आप चाहें तो पहले उसका कॉन्जुगेट निकाल दीजिए फिर उसकी पावर 5 निकाल दीजिए, एक ही बात है, एक ही रिजल्ट आएगा। मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर और कॉन्जुगेट साइन को इंटरचेंजेबली तो बहुत ही गलत वर्ड है, उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि अगर n और यहाँ लेना है, मतलब पहले पावर लेकर उससे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लीजिए, या फिर उसका कॉन्जुगेट लेकर उसकी पावर पर रेस कर दीजिए, ये दोनों आपको सेम रिजल्ट देंगे। यही बात यहाँ पर लिखकर आपको समझाने की कोशिश कही गई है। एक और बहुत ज़रूरी बात, बहुत सिंपल सी बात, इसे प्लीज़ आप इसे ऐसे समझ लीजिए और इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा एक और छोटा सा ऑपरेशन, अगर ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसका ओवरऑल कॉन्जुगेट लेना है, तो बेशक सर ये भी आप ऐसा लिख सकते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मतलब बेसिकली कॉन्जुगेट अलजेब्रिक सारे ऑपरेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेबल है। डिस्ट्रीब्यूटेबल होने का मतलब है कि सर अगर एक ओवरऑल ऐसा आपके पास रिजल्ट लिखा हुआ है, कैसा रिजल्ट लिखा हुआ है सर, ऐसा कोई रिजल्ट लिखा हुआ है जैसे कि लिखा हुआ है लेट्स से z स्क्वायर, है ना, प्लस लिखा हुआ है z1, मतलब ये z1 स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर ये लिखा है लेट्स से 2z1 z2, फिर लिखा हुआ है लेट्स से ये लिखा हुआ है z1, है ना, और लेट्स से माइनस, फिर यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से z2, फिर और कुछ भी लिख ही देते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे इसमें एक और एक्सप्रेशन लिख दिया लेट्स से z1 अपॉन z2, है ना। इस तरीके से ओवरऑल एक एक्सप्रेशन है ना, और इसको मैं कह देता हूँ ये लेट्स से एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो नहीं मतलब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है z1 और z2 में, तो इसमें कौन कौन से दो वेरिएबल्स है z1 और z2। तो आपका क्या कहना है सर, मेरा ये कहना है कि अगर आपसे इसका कॉन्जुगेट कोई पूछे, आपसे कोई पूछता है f ऑफ
Z1 Z2 ये जो आपका फंक्शन है इसका अगर कॉन्जुगेट पूछे तो आप तो कुछ मत करिए, इस ओवरऑल एक्सप्रेशन पर कॉन्जुगेट लगा दीजिए। अब इस ओवरऑल एक्सप्रेशन पर कॉन्जुगेट लगाना मतलब Z1 का स्क्वायर करके कॉन्जुगेट ले लेना या Z1 का कॉन्जुगेट लेकर स्क्वायर कर देना, फिर यहाँ कॉन्जुगेट ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अगर ओवरऑल ये कॉन्जुगेट निकालना है तो आप कहोगे यहाँ 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 सब जगह कॉन्जुगेट ले लो। क्या आप बात समझ पाए स्टूडेंट्स? बस वही मैं करना चाह रहा हूँ। फिर क्या सर, फिर आपने यहाँ जो कॉन्जुगेट लगा था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर 2 का कॉन्जुगेट 2 खुद 2 एक रियल नंबर है ना, तो 2 टाइम्स Z1 बार इंटू Z2 बार। क्या आप ये बात समझ पाए? ये एज इट इज Z1 बार हो जाएगा, ये एज इट इज माइनस Z2 बार हो जाएगा, और यहाँ क्या Z1 Z2 के ऊपर बार, तो आप उसे क्या लिख सकते हो सर? उसे आप लिख सकते हो इंडिविजुअल Z1 बार अपॉन Z2 बार। यानी कॉन्जुगेट इतना सॉर्टेड है, प्रॉपरली हर एटॉमिक फॉर्म में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन पावर्स में इतना सॉर्टेड सा ऑपरेशन है कॉन्जुगेट। क्या यहाँ तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप कॉन्जुगेट की किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में क्लैरिटी के साथ आपको समझ आई हैं। इसी के साथ साथ हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन और इसे डिटेल में समझेंगे। IIT JEE मेंस का 2002 का एक क्वेश्चन जिसको देखकर हम समझेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। मेरा आपसे बस ये कहना है कि यहाँ पर कॉन्जुगेट के साथ साथ मॉड भी पिक्चर में आ रहा है। आई होप आप बेसिक कंसेप्ट समझ पा रहे हो, मॉड लगा हुआ है। तो थॉट बड़ा आसान सा यही रहेगा हमेशा स्टूडेंट कि हम एक काम करेंगे, हम एक काम ये करेंगे, क्या मैं z को थोड़ी देर के लिए x प्लस आइटा y कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हो सर। यानी कि अगर मैं इस z को कहूँ x प्लस आइटा y, तो ये लिखा हुआ है x प्लस आइटा y और ये कितना लिखा हुआ है -4 का मॉड इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या लिखा है z को अगर हमने लिया x प्लस आइटा y और ये क्या लिखा हुआ है -2 और इसका मॉड। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अगर एक मैं बेसिक सी बात याद दिलाऊं स्टूडेंट्स, तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है सर कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने लिखा है a प्लस आइटा b, तो आप कहते हो सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है वो होता है अंडर रूट ओवर कितना a स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स b स्क्वायर। क्या बात है आपको याद है? मॉड्यूलस के बारे में एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है। बस यहाँ पर भी वैसे ही अगर मैं सोचना चाहूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x -4 रियल पार्ट एक तरफ और आइटा y अलग, है ना, इसका मॉड इज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ x -2 आयोटा y इस तरीके से। इन सारी बातों का क्या मतलब सर? इन सारी बातों का ये मतलब स्टूडेंट्स कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है x -4 और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा y, तो इसका मॉड क्या होगा सर? इसका मॉड होगा अंडर रूट ओवर इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x -4 का स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स इसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज y का स्क्वायर ग्रेटर देन। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर अगर आप इसका मॉड लेते हैं सर तो इसका मॉड क्या होगा? अंडर रूट ओवर इसका रियल पार्ट क्या है सर? इसका रियल पार्ट है x -2 तो इसका स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है y तो इसका स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट है? आई थिंक यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। समथिंग पॉजिटिव ग्रेटर देन समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट वाला पार्ट है तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं इन इक्वेशन में अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अगर स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है? x -4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये दिख रहा है x -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है सर? x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है x -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर क्या अब क्या? मेरे ख्याल से अब तो चीज़ें आसान है। क्यों आसान है सर? क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये वाई स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल्ड। इवन आप यहाँ एक्सप्लोर करेंगे तो हो जाता है x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये कितना हो जा रहा है? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। क्या इन सारी बातों में कोई डाउट है? मेरे ख्याल से तो नहीं है सर। तो क्या करेंगे, तो अब आप एक काम करो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तो आप बोलोगे कि सर x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कैंसिल, बहुत बढ़िया। अब क्या करना चाहिए सर? अगर आप 8x को वहाँ शिफ्ट कर लो, 4 को यहाँ शिफ्ट कर लो, है ना, तो 4 अगर जाता है तो 12 और 8x वहाँ शिफ्ट होता है तो 8x - 4x 4x, है ना, तो x कितना होता है सर? x होता है लेस देन 3, x होता है लेस देन 3। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने, एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं। x स्क्वायर कैंसिल, 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, है ना। तो हमने क्या किया, हम 8x को इधर लाए तो 8x ने 4x को सब्ट्रैक्ट किया तो बिल्कुल यही रहा, 4 उधर गए तो 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 4x, तो x शुड बी लेस देन 3। तो बिल्कुल रियल पार्ट जो होगा इसका, जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा आप इस तरीके से बोल सकते हो, ऑप्शन सी ही सही होगा, बट ऑफकोर्स विद अ स्मॉलर करेक्शन कि सर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 3 से छोटा होगा। विद दैट करेक्शन यू विल गो विद ऑप्शन सी।
मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो इसी कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 3 से छोटा हो, वरना ये बात सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। क्या ये पॉइंट, ये कंक्लूजन और ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आया? और एक स्टैंडर्ड सी अप्रोच मेरा यकीन है आप सबको समझ आई होगी। इसको देखने का एक कार्टेशियन के थ्रू, आर्गेंट प्लेन के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वहाँ प्लॉट करके भी देखा जा सकता है, जिसे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के आई थिंक थोड़े लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सोचने का ट्रायंगल इनइक्वालिटी के थ्रू या फिर आर्गेंट प्लेन में इन्हें प्लॉट करके भी देखा जा सकता है। वो अप्रोच बिल्कुल हमारे पास है, पर कभी भी कुछ काम ना करे और अगर कुछ ऐसा दिखे तो सबसे बेसिक थॉट जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर z को x प्लस आइटा वाई से रिप्लेस करो, मॉड निकालो, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करना जानते हैं, वैसे सॉल्व करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये अप्रोच आपके पास हमेशा रहेगी। उसके अलावा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं, पर वो हम सीखेंगे और उसके थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरीके के। और आर्गेंट प्लेन से तो चीज़ें बहुत ईजी, बहुत स्मूथ और बहुत मज़ेदार हो जाएंगी। मतलब वहाँ पर आप एक्चुअली देख रहे होंगे कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना मैजिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। वो बात हम बेशक करेंगे बट लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बट मेरा ख्याल है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस की, जिसकी बातें हमने थोड़ी बहुत बेशक कर ही ली है, बस एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं ताकि मॉड्यूलस एज अ टॉपिक हमारा कवर रहे और हम इस पर कवर्ड रहे और हम इस पर कंफ्यूज्ड ना रहें। तो मॉड्यूलस एज अ कंसेप्ट क्या होता है सर? बड़ी बेसिक सी बात है सर, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ही नहीं। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो कि x प्लस आइटा y फॉर्म में होता है, इज अ रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, जिसे हम कहते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यह हमेशा या तो जीरो या पॉजिटिव होता है, और ये जीरो सिर्फ तब होता है जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खुद क्या हो, जीरो, यानी ओरिजिन पर हो, है ना। दैट इज ओरिजिन of the argent plane. Geometrically it represents that distance of the point from origin. Of course sir, geometrically अगर मैं कार्टेशियन में बात करूं तो हमने क्या बात की है सर? अगर आपका ये पॉइंट P है, लेट्स से इफ पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P जिसे आप डिनोट करते हो ऑर्डर्ड पेयर में x, y, जो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या हो जाता है, x प्लस आइटा y, है ना। तो सर अगर ये एक ओरिजिन है, अगर ये एक ओरिजिन है तो सर ओरिजिन से अगर P को कनेक्ट करें, ओरिजिन से P को कनेक्ट करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो OP डिस्टेंस है, इस OP डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? हम कहते हैं सर अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1, ओरिजिन क्या है 0,0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो ये आता है आपका OP, यानी ये डिस्टेंस है ज्योमेट्रिकली। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में इसे आप कहते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस। तो दिस इज हाउ यू डिनोट द मॉड। मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आई होप आपको बहुत अच्छे लंबे समय से क्लियर है, बस एक बेसिक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में आपको देना चाह रहा हूँ। और उसी के साथ अब हम बात करेंगे, जैसे हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, तो बेसिक थॉट आइडिया यही था कि मैं चाह रहा हूँ आपसे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करना। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा लेक्चर क्लियर हो रहा है आपको। पोलर रिप्रेजेंटेशन, ऑयलर रिप्रेजेंटेशन, हमने अलग अलग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिए, कार्टेशियन में हमने शिफ्ट किया, आर्गेंट प्लेन में हमने चीज़ों को देखा, और वहाँ से हमने ग्रेजुअली शिफ्ट किया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रोटेट करना है थीटा डिग्री से तो कौन सा फॉर्मूला हमारे काम आ रहा है, और वहीं से हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया चीज़ों को और कॉन्जुगेट पर आए, और कॉन्जुगेट की अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर्टीज बिल्ड करते हुए अब हम बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स बीच में सॉल्व किए, अब हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस, और अब मॉड्यूलस के बाद हम डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है और यही वो पार्ट है जिसके लिए सारी चीज़ें आपके लिए बिल्डअप की गई हैं, और ग्रेजुअली सारी चेन आपको लिंक समझ आती चली जाएगी और आने वाले टॉपिक्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। पर ऑर्डर में चीज़ें समझते चलिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा क्योंकि वरना गड़बड़ हो सकती है ना। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं तो हमेशा याद रखिए, हमने एक बात तो सर सीधी सीधी सीखी, आप खुद इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो ना सर। ये एक्सप्रेशन क्या है? अगर z है x प्लस आइटा y, तो आप मॉड ऑफ z क्या कहते हो? मैं मॉड ऑफ z कहता हूँ अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर x और y कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, और दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होता है, और उस नॉन नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट भी तो नॉन नेगेटिव ही होगा। यानी मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही तो होगा। बस यही बात तो यहाँ पर लिखी गई है। और सर अगर ये जीरो है तो ये कब होगा? सर मुझे ये बताओ, ये जीरो कब हो सकता है? अगर आपका मॉड ऑफ z जीरो है, मतलब सर मतलब आपका अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो है। मतलब क्या? मतलब अंडर रूट किसी का जीरो है, मतलब वो अंदर वाली वैल्यू जीरो है। सर अब कैसी बातें कर रहे हो आप?
ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब दोनों नॉन नेगेटिव वैल्यूज है। दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम जीरो तभी हो सकता है जब वो दोनों ही क्या हो, जीरो। मतलब यहाँ से मैं कंक्लूड करूंगा कि x और y दोनों ही क्या हैं, जीरो, और x और y दोनों ही जीरो हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, वो है 0 + 0 आयोटा फॉर्म, यानी जीरो। तो सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आपको जीरो सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब वो क्या हो, जब वो क्या हो, खुद जीरो। आई होप ये बात आप समझ पाए, है ना। एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, एक और बहुत ज़रूरी बात, इसे प्लीज़ याद रखिएगा, जैसे हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ 2 + 3 आयोटा की, तो आप खुद सोचो, अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ, इसका मॉड क्या होगा सर। जैसे एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं ताकि आपको समझ आएगा, है ना। मैं ले लेता हूँ लेट्स से 4 + 3 आयोटा, है ना। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है। अच्छा बताओ इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप रियल पार्ट को या तो ऐसे लिख लेते हो या फिर आप इसे रियल z लिख लेते हो, जो कि क्या है, ऑफ कोर्स 3। अच्छा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसके इमेजिनरी पार्ट को भी लिखना चाहूँ किसका, z1 है बाय द वे, है ना। तो z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है सर, वो है 3। क्या इसमें कोई डाउट है। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके स्क्वायर्स का सम करूं, ये थोड़ा सा ट्रायंगल इनइक्वालिटी से डिराइव हो रहा है, ट्रायंगल्स के बेसिक प्रॉपर्टी से डिराइव हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, z1 का मॉड, तो z1 का मॉड कितना आता है सर, अगर आप z1 का मॉड निकालें तो वो होगा √4² + 3²। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का √5, तो z1 का मॉड कितना आ रहा है 5। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं रियल z1 की बात करूं, मैं अगर आपसे रियल z1 की बात करूं, तो कहना है इसे कि सर वो हमेशा आपके z1 के मॉड से नेगेटिव से हमेशा बड़ा या इक्वल होगा, और आपके z1 के मॉड के हमेशा उससे छोटा या इक्वल होगा। सर इक्वल कैसे हो सकता है, इक्वल हो सकता है ना, सोचो अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता तो जो 4 के स्क्वायर का अंडर रूट होता वो 4 के इक्वल ही होता ना। क्या आप मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हो। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ जो 4 है, ये जो 4 है ऑफकोर्स सर ये -5 से +5 के बीच में ही तो है। क्या इसमें कोई डाउट है। बस यही बात आपके पास यहाँ पर लिखी गई है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो, कि सर आपका जो रियल z जो होता है वो हमेशा मॉड ऑफ z के नेगेटिव से पॉजिटिव के इक्वल, और सेम इज ट्रू फॉर इमेजिनरी z एज वेल। सर ऐसा इक्वल कब आ सकता है, जस्ट अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स कैसे, कि सर अगर आप इसको ऐसे सोचो, कैसे सोचो, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और जैसे लिखा है 4 आयोटा, तो क्या सर, तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ z2 का मॉड क्या होगा। सर z2 का मॉड होगा 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी क्या 4। क्या है बात आप समझ पाए। अच्छा सर, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इस z2 का जो इमेजिनरी पार्ट वो क्या है, वो भी 4 है। तो आप बात समझो ना, आप कह रहे हो सर क्या, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का नेगेटिव हमेशा उसके इमेजिनरी या रियल पार्ट से हमेशा छोटा, और उसका मॉड हमेशा उससे बड़ा होता है, बड़ा इक्वल होता है। तो सीधी सीधी बात है सर, कोइंसिडेंटली यहाँ पे ये भी 4 है, ये भी -4 और ये भी 4, तो हाँ 4 के इक्वल हो जा रहा है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो वहाँ इक्वल होने का चांस है, इसमें तो कोई डाउट मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। सर नेगेटिव वाले पार्ट के इक्वल कैसे हो सकता है, पॉजिटिव वाले पार्ट के तो इक्वल हो रहा है, समझ आ रहा है, बट नेगेटिव के भी इक्वल हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। आपने थोड़ा ध्यान से सोचा नहीं। इसके इक्वल कैसे हो सकता है सर, इसके इक्वल तो हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है, आपने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। मान लो अगर आपका z3 कॉम्प्लेक्स नंबर होता, लेट्स से -5, क्या आपको स्ट्राइक किया सर z3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है -5, तो मॉड ऑफ z3 क्या होगा सर, मॉड ऑफ z3 होगा 5। क्या मैं कुछ कहूँ इसके आगे, आप समझ गए। सर अगर मॉड ऑफ z3 का मैं रियल पार्ट पूछूं, तो मॉड ऑफ z3 का रियल पार्ट क्या है सर, रियल पार्ट ऑफ मॉड ऑफ z3 इज -5, यानी सर बेशक ये जो रियल पार्ट है -5, ये इसके मॉड के नेगेटिव यानी -5 के इक्वल या उससे बड़ा, और इसके मॉड के पॉजिटिव के इक्वल या उससे छोटा होगा, तो बेशक ये इक्वल आ रहा है। क्या आप मेरा पॉइंट बेसिक से समझ पा रहे हो, कि हमेशा उसके मॉड के नेगेटिव और पॉजिटिव के इक्वल ही उसकी रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू लाइक करेंगी। बहुत ज़रूरी बात है, याद रखिएगा। एक और बात स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात, इसको अच्छे से याद रखना, इसमें मत कंफ्यूज होना और इसे अच्छे से याद रखना, बहुत ज़रूरी बात। आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से a + आयोटा b, तो बताओ z बार क्या होगा सर, z बार होगा z का कॉन्जुगेट a - आयोटा b। अच्छा तो बताओ नेगेटिव ऑफ z क्या होगा सर, नेगेटिव z होगा -a - आयोटा b। अच्छा तो एक और बात बताओ, नेगेटिव ऑफ z बार क्या होगा सर, नेगेटिव ऑफ z बार होगा -a + आयोटा b। ये चारों बातें क्यों लिखी सर आपने, ये चारों बातें लिखने का कारण इतना सा स्टूडेंट्स, कि अगर आपसे कोई आपसे पूछे z का मॉड, सोच के बताओ स्टूडेंट z का मॉड क्या होगा सर, z का मॉड होगा √a² + b²। अच्छा कोई आपसे पूछे z बार का मॉड, तो z बार का मॉड क्या होगा √a²
प्लस माइनस बी का स्क्वायर, वो वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना अंडर रूट में। सर अगर आपसे कोई पूछे माइनस ऑफ जेड का बार, अब माइनस ऑफ जेड का, सॉरी माइनस ऑफ जेड का बार नहीं, माइनस ऑफ जेड का मॉड, तो वो भी क्या होगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वापस बात वही होगी। या फिर अगर आपसे कोई पूछ लेता, अगर आपसे पूछ लेता माइनस ऑफ जेड बार का मॉड, तो वापस माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट में। तो आप बात समझ पा रहे हो इन चारों का। इसे हम बहुत बार फ्रीक्वेंटली अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। मतलब अगर मुझे लग रहा होगा कि नहीं सर मुझे तो ये हेल्प नहीं कर रहा है, तो मैं जेड बार को, सॉरी जेड के मॉड को मैं जेड बार के मॉड से रिप्लेस कर दूंगा। अगर मुझे जरूरत लग रही होगी तो इससे, और मुझे जरूरत लग रही होगी तो इससे, जैसी भी हमारी क्वेश्चन में नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। अगेन जैसा क्वेश्चन मांगेगा वैसी नीड हम रखेंगे। ये बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी है, इस पर कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं इन सारी बातों को याद रखिएगा। क्या आपको याद है इस बारे में हम बात कर चुके हैं? अगर आपको याद आ रहा है तो हमने एक हल्का सा डिस्कशन लिया था। सर z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से a प्लस आई बी, तो z बार क्या होता है? सर z बार होता है a माइनस आई बी। क्या आप मुझे z बार बता सकते हो? मेरे ख्याल से सर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाने वाला है a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, जिसे आप कहते हो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं है सर, जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉड का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट पार्ट नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, z बार हमेशा आपके मॉड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या ये बेसिक सी बात आपको याद रहेगी? आई होप इसमें तो कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ये बात समझ आई तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इससे भी याद रखना, जैसे कॉन्जुगेट में हम प्रोडक्ट में चीज़ें निकाल पा रहे थे ना, अच्छा मैंने ये नहीं कहा है कि कॉन्जुगेट में जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप इंडिविजुअली कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे, ऐसे मॉड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कहा है और ऐसा करना भी मत। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद करो, आपको कई सारी प्रॉपर्टीज़ कॉन्जुगेट और मॉड की सेम लग रही होंगी। मतलब आप कह रहे होंगे कि सर जैसे हमने लिखा था z1 प्लस z2 प्लस z3, ये लिखा हुआ है लेट्स से, और लेट्स से प्लस की जगह माइनस भी होता है ना, और इस पे सर अगर आप कॉन्जुगेट लेते हो तो आपने तो सिखाया है क्या कि सर z1 का मॉड ले लीजिए, मतलब z का कॉन्जुगेट ले लीजिए, फिर z2 का कॉन्जुगेट ले लीजिए, और फिर z3 का कॉन्जुगेट ले लीजिए, और जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी आप लगा दो, ऐसे इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन मैंने आपको अभी तक कभी भी ऐसा नहीं सिखाया। स्टूडेंट जनरली ये बात मान लेते हैं, जो कि गलत है, कि मैंने आपको ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि z1 प्लस z2 प्लस माइनस z3 कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे इंडिविजुअली ऐसा लिख लें। ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना मान ले, ये आपको नहीं पढ़ाया गया है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है और ऐसा मानना भी मत। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में देखेंगे कि इनके और इनके बीच क्या रिलेशन होता है, कैसे सोचा जाता है, पर ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है। कॉन्जुगेट में होता है, मॉड्यूलस में नहीं होता है ना, तो ये बात मत याद रखिएगा, ये गलत है ना। जनरली लोग एजम्पशन बेस्ड ये बातें याद रख लेते हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई कर देते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे करूं तो बेशक कॉन्जुगेट में जहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे कॉन्जुगेट को, वैसा ही मॉड में भी कर सकते हो। क्या मेरी कुछ बातें याद आ रही हैं आपको? यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो जैसे कॉन्जुगेट निकलता था क्या कि z1 अपॉन z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, इनके डिवीजन का कॉन्जुगेट आप कह देते थे कि सर z1 का कॉन्जुगेट निकाल दीजिए और फिर z2 का कॉन्जुगेट निकाल दीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए। सेम बात मॉड में भी होती है, सेम बात मॉड में भी होती है। यानी z1 अपॉन z2, सर पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके मॉड ले लो, या फिर बेशक आप z1 का मॉड ले लीजिए और z2 का मॉड ले लीजिए, एक ही आंसर आएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट ये है। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि यही बात एक्चुअली प्रोडक्ट पर भी अप्लाई होती है, और एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो भी अप्लाई होती है। जैसे कॉन्जुगेट में आपने देखा था सर z1 z2 z3 ऐसे करते करते जैसे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनका ओवरऑल आपको कॉन्जुगेट लेना है, तो आप क्या कहते हो सर आप z1 का कॉन्जुगेट ले लो, z2 का कॉन्जुगेट ले लो, और ऐसे करते करते हर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके आप मल्टीप्लाई कर दो। सेम बात यही आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को सोचिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेम बात यहाँ पे कैसे सोची जा सकती है, यानी कि अगर आपको z1 z2 ऐसे करते करते बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का अगर मॉड लेना है तो बेशक आप उनका इंडिविजुअल मॉड ले लीजिए। यानी z1 का मॉड ले लो सर, फिर आप z2 का मॉड ले लो सर, फिर आप z3 का मॉड ले लो, और ऐसे करते करते सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड लेकर उन्हें डिवाइड कर दो। ये बेशक अलाउड है। मतलब जैसा कॉन्जुगेट में डिवीजन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन पर हो जाता है, वैसा मॉड में भी हो जाता है। लेकिन जैसा कॉन्जुगेट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर भी डिवीजन हो जाता है, मतलब आप कॉन्जुगेट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ऐसा मॉड्यूलस में नहीं करना। मैंने कुछ तो अलग बताया, बिल्कुल नहीं, ऐसा
मॉड्यूलस में नहीं करना। क्या नहीं करना? जो डिवीजन आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मॉड्यूलस में वो नहीं होता है, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट होता है, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट या परेशानी नहीं है। अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी समझी है सारी वही हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ और चीज़ों के साथ हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ये आती हैं आपकी कुछ ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ जिन पर आपका नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड होगा। ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। इसको आप ऑफ कोर्स ट्रायंगल के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे अगर एक हल्का सा मैं आइडिया देना चाहूँ तो ऐसे सोच के देखो स्टूडेंट्स, इस बात को समझो, आपको बहुत मज़ेदार बात लगेगी ये। सोच के देखो, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ना। लेट्स से एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। आप मुझे बताओ सोच के खुद ज़रा दिमाग लगा के, अगर मैं आपसे पूछूं बी ए है ना, ये एक डिस्टेंस है ए बी है ना, और ये एक डिस्टेंस है ए सी। अगर मैं आपसे ए बी और ए सी की डिस्टेंस पूछूं तो क्या कोई भी समझदार शख्स ये कहेगा मुझसे, क्या कोई भी समझदार शख्स मुझसे कहेगा कि सर ये जो डिस्टेंस है ये बी सी के इक्वल हो सकती है? शायद हो सकती थी, पर इस सिनेरियो में तो नहीं लग रही है। ये पता है कब इक्वल होती? सर ये पता है तब इक्वल होती जब सिनेरियो आपका कुछ ऐसा होता। कैसा होता? कि सर ये पॉइंट ए होता, ये पॉइंट बी होता और ये पॉइंट क्या होता? सी। क्या आप मेरा ऑब्जर्वेशन समझ पा रहे हो? सर अगर ये कोलिनियर होते ना तो बिल्कुल ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल होता। आई होप आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। लेकिन अगर सर ए बी प्लस ए सी में निकालूँ तो क्या वो बी सी के इक्वल होगा? सर मुश्किल लग रहा है, ये बात तो मुश्किल लग रही है। यही बात जो मुश्किल लग रही है ना, इसे आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हो। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है? क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद है? बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, कि सर दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में, अगर इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी और इस साइड की लेंथ है सी, फॉर एनी ट्रायंगल हम जानते हैं किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, वरना वो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा। अगर ये नहीं रहा ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अगर और पहली बात तो कम तो हो ही नहीं सकता है। आई होप आप मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हो। और अगर ये पॉइंट समझ पा रहे हो तो इसी बेसिस पे सर ये डिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि डिस्टेंस ही तो मॉड्यूलस है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट से देखोगे तो डिस्टेंस ही तो मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस जैसे ही आया तो मॉड्यूलस पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी कुछ ऐसे बनती है जिसका प्रूफ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगा। इस वाली स्लाइड को एक बार ध्यान से पढ़ो, एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ो, स्क्रीन पॉज करके इसे एक बार ध्यान से पढ़ो और इसे अच्छे से देखो। मैं चाहता हूँ आप इसे अच्छे से समझें। इसमें इन दोनों पर बहुत डिटेल में पूरा नेक्स्ट लेक्चर डेडिकेटेडली हम पढ़ेंगे। तो इसे बस एक बार ध्यान से देख के समझ लो कि सर Z1 और Z2 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके अगर आप मॉड लें तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन गलत लिखा होगा, मेरे ख्याल से तो शायद गलत ही है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप चीज़ें एक बार क्रॉस चेक करिएगा। ये एडिशन ठीक है, सब्ट्रैक्शन नहीं है ना। एक बार इसे हम क्रॉस चेक कर लेंगे और ठीक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर इस बारे में बात करूँ कि सर अगर Z1 और Z2 का मॉड Z1 और Z2 के इंडिविजुअल मॉड के इक्वल है तो ये तब ही हो सकता है जब Z1 Z2 और ओरिजिन क्या हो? कोलिनियर। क्यों सर? क्योंकि आप देखो ना, इसका और इसका सम इनके सम के इक्वल कब होगा? जब ये कोलिनियर हो। वो यही बात है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा कि इनके इस गलती से ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी बन जाए, यानी सर Z1 प्लस Z2 का मॉड Z1 मॉड और Z2 मॉड की इक्वल आ जाए तो सर Z1 Z2 और ओरिजिन कोलिनियर होंगे। आप कंक्लूड कर देना। इस पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इस पर हम बात करने वाले हैं कि वहाँ माइनस आने वाला है या नहीं, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट मेरे ख्याल से सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होती है और इसे भी याद रखिएगा। यही बात आपके डिफरेंस पर भी अप्लाई होती है। इसको मैं थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए इस वाले पार्ट को समझिए। ये लिखा हुआ है सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को n पावर तक रेस करें और फिर मॉड लें, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें और फिर पावर n तक रेस करें, एक ही बात है। यानी ये भी कॉन्जुगेट से मैच होती है। याद है स्टूडेंट्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर उसे n पावर तक रेस करें या फिर उसको पावर n तक रेस करके उसका कॉन्जुगेट ले लें। बेशक ये प्रॉपर्टी भी मॉड में अप्लाई होती है कि सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेकर उसे पावर n तक रेस करें या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n तक उसे रेस करके मॉड ले लें, एक ही बात है। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? इसे एक बार क्रॉस चेक करके अच्छे से देखिए, फिर हम आगे डिटेल में प्रोसीड करेंगे। बात बड़ी आसान सी है स्टूडेंट्स। बाय द वे अगर आप इन प्रॉपर्टीज की बात करें बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज कैसे इंट्रोड्यूस होती हैं। खैर अभी मॉड्यूलर से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज बची हैं, पहले हम उन्हें कंप्लीट करेंगे और इन्हीं दो का एक्सटेंशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जहां हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को बनते हुए क्रिएट होते हुए देखेंगे और उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस के थ्रू उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। वो कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है,
जनरली लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम बहुत डिटेल में, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझेंगे और उसे आसानी से क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं। आई होप आज के लेक्चर में जहां हमने रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की, जहां हमने कॉन्जुगेट को समझा और जहां हमने मॉड्यूलस को समझा और इन पर कई सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया, इनको लेकर कहीं से कहीं तक किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में डाउट यकीनन तौर पर नहीं है। आई होप यू आर एंजॉइंग एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दीज लेक्चर्स। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बढ़े तो एक सबसे क्रूशियल पॉइंट पर बात करें तो एक क्रूशियल पॉइंट आई होप आप सभी को याद है कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT, JEE, नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, CUET, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई फ्री मॉड या ट्रायल वर्जन नहीं है, कोई मतलब ऐसा पेड वर्जन नहीं है कि ट्रायल के बाद पेड शुरू हो जाता है। पूरा कॉस्ट, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली नो कॉस्ट पर। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आप IIT JEE के एस्पिरेंट हैं तो चाहें तो आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर एक्सेस कर सकते हैं IIT JEE सेक्शन में, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट IIT JEE नीट, इस पर सब्सक्राइब करके चीज़ें आसानी से प्लेलिस्ट में प्रॉपरली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर लेक्चर्स भी हैं, थ्योरी भी है, आपके DPP भी हैं, PDF भी हैं उनके, और वीडियो सोल्यूशन भी हैं, और हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। सेम काम आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट magnetbrains.com पर भी एक्सेस कर सकते हैं। IIT JEE सेक्शन में आप जाएंगे और वहाँ पर आपको क्लास वाइज 11th और 12th स्टैंडर्ड के अलग, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अलग अलग, इवन फाउंडेशन लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। हर चीज़ प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। वहाँ भी आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी, हर चैप्टर में आपको लेक्चर्स दिखेंगे, DPP, PDF सब कुछ दिखेंगे। इवन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, जो हर चैप्टर पर हम आपको 1500 क्वेश्चंस दे रहे हैं। इवन आस्क योर डाउट पर क्लिक करके आप वहाँ से हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं और हाथों हाथ हम आपको रिवर्ट करेंगे आपके डाउट का सोल्यूशन, दैट टू एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी पूरी वेबसाइट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप वहीं वॉच नाउ पर किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे, वहीं फुल स्क्रीन में आप सारे लेक्चर्स बफर फ्री मोड में एंजॉय कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपको सारी बातें समझ आई हैं, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है। हमारी एक गुजारिश है आप सभी से कि इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहिए, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड, और हम इसी शिद्दत के साथ आपके लिए काम करते रहें। इन चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा बस इतना सा होगा कि आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे, आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे, आप हमेशा इन्फॉर्म रहेंगे, और आपको हमेशा कोई भी वीडियो मिस करने का चांस नहीं होगा। एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि हर एक शख्स इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो पाए और हर एक शख्स IIT JEE जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाए। मेरा यकीन है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे ताकि हर एक शख्स इस प्रोग्राम को अवेल कर पाए और इससे बेनिफिट ले पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।